नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन जो आपका एनसीईआरटी क्लास है, सेकंड्स टू फिफ्थ, यानी कि 2 से लेकर 5 तक के सभी सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि यह नया सीरीज स्टार्ट हुआ है। पहले सीरीज में हम लोग 2 से लेकर 5 तक के मैथ को कवर कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है, 2 क्लास में एसएसटी नहीं है, यानी सामाजिक अध्ययन नहीं है। यहाँ से आपका ईवीएस भी कवर होगा, तो इससे कभी ना भागें और ये क्लास अंत तक देखेंगे। और इसके पीडीएफ के लिए थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो फिर हम बता देते आपको कहाँ से आप ले सकते हैं इसके पीडीएफ, तो बहुत जल्द बता देंगे। तब तक फ्री में यह जो वीडियो आ रहा है इसको आप ज्वाइन करके डेली 9:30 बजे पढ़ते रहें। माफ़ी चाहता हूँ अगर बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे गले में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी दर्द है, और वह दर्द इसमें मौसम की वजह से है। काफ़ी ज़्यादा जुकाम वगैरह, कोल्ड वगैरह हो चुका है, तो फिर मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होऊंगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, यह क्लास 3rd का है, जिसका नाम है नव्या। याद रखेंगे, इस बुक का नाम है, पूरे हिंदी में है। और थोड़ा इसलिए भी माफ़ी चाहेंगे, इस पीडीएफ को बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, हम एक एक चीज़ समझाते चलेंगे। पहले कंटेंट्स देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है। विषय सूची, पृथ्वी की संरचना, ग्लोब एवं मानचित्र। फिर दूसरे में आ जाना है, दूसरा इकाई है। देखिए, इसमें सब कुछ मिक्स है। आपको ईवीएस भी है, भूगोल भी है ना, और आपको इतिहास भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि इस एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत धरातल तथा जलवायु के बारे में पढ़ना है, भारत के राज्य के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 में क्या पढ़ना है हमको, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, जैसे भारतीय भोजन है, क्या क्या भारतीय भोजन है, भारतीय परिधान क्या क्या हैं, मतलब कपड़े किस प्रकार से पहनते हैं लोग, कहाँ कहाँ के लोग किस प्रकार से, भारतीय लोगों के व्यवसाय क्या क्या होते हैं, है ना। इकाई 4, यातायात के संचार कहाँ कहाँ पे, किस राज्य में किस प्रकार के हैं, है ना। इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमको। फिर इसके बाद यहाँ पर पढ़ना होगा, देख लें आप, कि भारतीय ग्रामीण पंचायत, नगर पालिका। उसके बाद 6ठा में भारत के महानगर, जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र, राजधानी दिल्ली के बारे में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्या क्या चीज़ें क्या बदल रही हैं, क्या वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, इस सब के बारे में। इकाई नंबर 7 में पढ़ना है आदि मानव, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार। इकाई नंबर 8 में पढ़ना है हमारे देश का इतिहास क्या है ना। तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, तभी हम थोड़ा सा चल पाएंगे अंत तक। और क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला क्लास है पृथ्वी की संरचना कैसे। हम पढ़ते चलेंगे, आप लोग बस मगन होकर सुनते चलेंगे, ठीक है ना, एक एक लाइन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। पृथ्वी का व्यास अत्यधिक विशाल होने के कारण हम इसे एक समय में पूरा नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब तथा मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। ग्लोब प्रायः लकड़ियों द्वारा निर्मित होता है। यह ग्लोब एक खांचे में लगा होता है। इसे घुमाकर पृथ्वी के विभिन्न भागों को देखा जा सकता है। मानचित्र के द्वारा भी पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र कागज तथा प्लास्टिक द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो आपको इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मानचित्र किसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है। कागज द्वारा तथा प्लास्टिक द्वारा तथा लकड़ियों द्वारा बनाया जा सकता है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया का क्षेत्रफल 4,45,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना आप मैप देख लीजिए, ये मैप है आपका। थोड़ा सा बच्चों ने इसमें मतलब पेंसिल वगैरह चला दी है, तो इससे आहत नहीं होना है, सॉरी। देखिए, ये आपका एशिया है, देख रहे हैं, एशिया में भारत है, साउथ एशिया में भारत आता है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो भारत नॉर्थ ईस्ट में आता है। कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो भारत कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये काला हरी मरुस्थल है, जैसा कि आपको पता है यहाँ का मरुस्थल है। और इसके बाद ये यूरोप है आपका। यूरोप में कोई भी आपका कह लीजिए ज्वालामुखी नहीं है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद यहीं पर एक नया आइलैंड, नया आपका कॉन्टिनेंट्स मिला है, जिसका नाम है जीलैंडिया। यह भूमध्य रेखा आपका है, यह उत्तरी प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह दक्षिणी अटलांटिक है, आपका दक्षिणी अमेरिका है, यह आपका उत्तरी अमेरिका है। यह अलास्का है, आपको पता होना चाहिए, जो रूस से अमेरिका खरीदा हुआ था। उत्तरी प्रशांत महासागर है, भूमध्य रेखा है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। देखिए, ये आपको पता है कि आइसलैंड है ना, ग्रीनलैंड है, सॉरी ग्रीनलैंड है, जो कि एशिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए अब यहाँ पे। ग्लोब में स्थलीय तथा जलीय भागों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। इसमें स्थलीय भागों को भूरे रंग से दिखाया गया है, इसमें बताया जा रहा है, और जो जलीय भाग हैं उन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। जिससे यह पता चलता है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 1/4 जलीय भाग हैं और 3/4 क्या है, जलीय भाग हैं, 1/4 स्थलीय भाग हैं, ठीक है। मतलब इस तरह ग्लोब है, तो इसका 3 भाग काट दो, मतलब एक भाग क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, और यह 3 भाग क्या है आपके जल हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के जलीय भाग को महासागर कहते हैं। पृथ्वी के पर 5 महासागर हैं।
पृथ्वी पे कितने महासागर हैं? 5, जिनमें से 3 का अस्तित्व है। 3 के बारे में सब कुछ लगभग कह लीजिए जाना जा चुका है। हर चीज़ तो नहीं, लगभग कह लीजिए 40% चीज़ें हमें ज्ञात हैं, लेकिन जो 2 और हैं उसके बारे में अज्ञात चीज़ें हैं, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर ही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। ये पृथ्वी का लगभग 33% जगह घेरे हुआ है। सोच सकते हैं आप, पृथ्वी का 33% जगह केवल इसके पास है। ठीक है ना। चलिए, और इसी में सबसे लंबी गर्त पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका बताइएगा कौन सा गर्त है? लगभग 11 किलोमीटर तक है। देखिए नाम, सुंडा गर्त तो आपका हिंद महासागर में है। इसे मैरियाना गर्त, क्या नाम है? मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये सब, तो बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, झूमते हुए एकदम मगन हो जाइए कि अब आपको सिलेक्शन से कोई माई आगे लगा लो, जो माई का लाल है रोक नहीं सकता। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। अटलांटिक महासागर, इस महासागर में मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। इसका आकार एस का होता है। बस याद रखेंगे भाई, जो आपका अटलांटिक महासागर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ना मैप में, देखिए यही है, इसका आकार यस के आकार का है। कैसा है? यस के आकार का है, यही बोल रहा है। आगे देखेंगे दूसरा, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी भाग है। बिल्कुल, आर्कटिक महासागर, सॉरी अंटार्कटिक, आई एम सॉरी, अंटार्कटिक महासागर क्या है? यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग है, जो कि एक कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर ये भारत के दक्षिण में स्थित है, और भारत ही एक ऐसा देश है, या फिर हिंद महासागर ही एक ऐसा देश है जो किसी देश के नाम पर महासागर के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसे हिंद महासागर के नाम से जाना गया, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट के रूप में दे दिया गया है कि आपको याद रखना है, क्योंकि भारत के नाम पर पड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, और हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई आपको इंडोनेशिया के एक तरह से बोर्नियो, सॉरी जकार्ता द्वीप के आसपास में पड़ जाएगा। हम दिखाएंगे अभी मैप में। उसका नाम है सुंडा गर्त, याद रखना। और याद रखेंगे ये भी, जो कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, याद रखेंगे, जिसका कैपिटल माले है। ठीक है, याद रखेंगे। और उसका कैपिटल रुपया है। इसके बाद अगर कैपिटल करें, करेंसी रुपया है, कैपिटल उसका क्या है? माले है। इसके बाद बात करेंगे जो हिंद महासागर है उसका सबसे छोटा द्वीप, या फिर पूरे एशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो बताएंगे मालदीव है। चलिए आगे चलते हैं। यह अंटार्कटिका के बारे में पढ़ लीजिए। यह महासागर अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। हमने आपको बताया था, मतलब आर्कटिक सेक्टर ऊपर की तरफ, जो रूस के ऊपर है, जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ पाई जाती है। यहाँ पर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। देखिए ये भारत है हमारा प्यारा भारत। भारत का नक्शा देखिए, आपका पश्चिम है या उत्तर है या पूरब है या दक्षिण है, दिखाया गया है आपको। चलिए 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा समय काढ़ा पी लूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा दक्षिण की ओर दक्षिण दिशा है ना। ऊपर की ओर दक्षिण और ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर साउथ होगा। और आपके दाएं हाथ की तरफ अगर आप खड़े हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ मुँह करके, तो आपके दाएं हाथ की तरफ ईस्ट होगा और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। ये चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, इसके दाईं ओर ये सारी चीज़ें बता दी। पृथ्वी पर लगभग 210 देश हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। आप संयुक्त राष्ट्र जो आपका संगठन है उसका मानेंगे। 196 देश हैं। कितने हैं? 196 देश हैं। कितने? 196 देश हैं फिलहाल में, करंट में 196 देश हैं, जिनमें से एक भारत है। हमारे देश के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, याद रखेंगे भाई, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव तथा श्रीलंका, जिसमें से मालदीव और जो श्रीलंका है यह लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, या वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है लगभग 40,196 यानी कि 4,096, वह बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। इसके बाद शेयर करता है चाइना। इसके बाद तीसरे नंबर पर शेयर करता है पाकिस्तान। ठीक है ना। इसके बाद चौथे नंबर पे जो भारत से बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर, आ जाएगा आपका नेपाल 1700 के आसपास में। इसके बाद 1600 के आसपास में आपका म्यांमार शेयर करता है। म्यांमार के बाद आ जाता है आपका भूटान 699। इसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान। तो इतने हैं, सातों के सातों याद रखेंगे आप। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर महासागर हैं कितने? महासागर हैं भाई 30 हैं, 5 हैं, 25 हैं। भैया 5 वाला सही होगा ना, 5 वाला। यह महासागर अमेरिका के उत्तर भाग में है। हमने बताया था कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर लगभग देश हैं भैया, इसमें जो आपको बुक में दिया था 210 लगाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? 196 याद रखेंगे करंट का।
पृथ्वी के अध्ययन के लिए ग्लोब तथा मानचित्र का प्रयोग होता है। अटलांटिक महासागर में मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे कि व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मछलियाँ अटलांटिक महासागर में ही पाई जाती हैं, क्योंकि इसका आकृति ऐसा आकार का होता है, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में फैला है। मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर होती है, बिल्कुल बात सही है, ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे की दिशा मतलब साउथ होती है, ईस्ट की दिशा मतलब कि राइट हैंड की दिशा आपकी ईस्ट होती है और लेफ्ट हैंड की दिशा आपका वेस्ट होता है। इसको मैच करना है, आप सभी को मैच करना है, बताना है। महासागर की संख्या कितनी है? 5 है। प्रशांत महासागर 33% है पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, बाईं ओर पश्चिम होता है। यस आकार का कौन सा है महासागर? तो अटलांटिक महासागर। वेरी गुड, इसको आप कर सकते हैं। 7,40,00,000 किलोमीटर हिंद महासागर फैला हुआ है पूरे पृथ्वी पर, ठीक है भाई। तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखेंगे ये चीज़ें। बस हो गया। आर्कटिक महासागर के बारे में बताइए, कुछ बता सकते हैं? यह अमेरिका के ऊपर पाया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे बर्फ़ जमे हुए होते हैं, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंद महासागर के बारे में कुछ बताइए। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, इकलौता है जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा है। यहाँ पर इस हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप स्थित है एशिया महाद्वीप का, जिसका नाम मालदीव है, ठीक है। इसी हिंद महासागर में इंडोनेशिया भी पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, फैक्ट है। ग्लोब किसका बना होता है भाई? कागज़ का भी बन सकता है, लकड़ी का मतलब ऊँट का भी बन सकता है, मतलब बना सकते हो, तरह तरह की चीज़ें हैं। महासागर किसे कहते हैं भैया? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। महासागर वह है जो कि पूरे एक तरह से कह लीजिए सघनता में होती है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी है, वाटर बॉडी होती है ना, बहुत ज़्यादा पानी है। और पूरे पृथ्वी पर कितने पानी है? आपको पता है कि 3/4 है। ये सारी चीज़ें। अभ्यास पुस्तिका खत्म, पहला चैप्टर क्लोज। आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। ग्लोब एवं मानचित्र। ग्लोब एवं मानचित्र में दूसरा है, ग्लोब पृथ्वी के आकार का एक छोटा नमूना है। इसी से हमें पृथ्वी के आकार एवं रचना का सही ज्ञान होता है। ग्लोब के आकार को हम एक समय में आधा ही देख पाते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक समय में आधा ही देख पाते हैं ना भाई, तभी तो फ्लैट वाला हम लगाते हैं। सॉरी, ग्लोब के आकार को हम एक समय में आधा ही देख पाते हैं, दूसरा भाग को ग्लोब घुमाकर देखना पड़ता है भैया, बिल्कुल बात सही है। ग्लोब का मानचित्र। ग्लोब व मानचित्र में जल व स्थल भाग को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। जल भाग नीले रंग से दर्शाया जाता है तथा स्थल भाग को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। आप लोग शेयर कर देंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे नए हैं ग्रुप में हर जगह शेयर करो, जिससे कि हर बच्चा सीख सके। 3rd क्लास का ही तो है यार, आपको अभी 8 तक पढ़ाने वाले हैं यार, थोड़ा सा साथ दो प्लीज़। एक भी बच्चा नहीं आता है कभी कभी, तब भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। शेयर करें, अगर एक भी बच्चा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, कम से कम किसी की मेहनत का आप थोड़ा सा, अगर किसी की मेहनत का मतलब समझेंगे, मतलब समझेंगे ना, तो आपका मेहनत सफल होगा। यह विधि का विधान है, ठीक है ना। इस वजह से मैं फ्री में मेहनत करता हूँ, वीडियो लेक्चर फ्री में देता हूँ। मैं PDF बताऊँगा कहाँ मिलेगा, घबराना नहीं है। तथा स्थल भाग को भूरे रंग से दिखाया गया है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर जल के बड़े भाग महासागर को कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऐसे ही महासागर हैं। सागरों व महासागरों से जल वाष्प बनकर पृथ्वी के स्थल भागों पर मानसूनी वर्षा कराते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो कि हमारे इतने बड़े महासागर है ना, पूरे पृथ्वी पर इतना ज़्यादा पानी है, वहाँ से वाष्प बनता है, वाष्प बनकर बादल बनते हैं, बादल जाता है पहाड़ पर, जहाँ जहाँ ऊँची चीज़ें हैं वहाँ पर टकरा जाता है, उसके बाद वहाँ से विस्फोटक की तरह बारिश होती है, ठीक है ना। फिर यही जल नदियों द्वारा महासागर में आ मिलते हैं, फिर से वो क्या होगा, बारिश होगा, फिर से महासागर में आ जाएंगी। मतलब यह प्रक्रिया चलता रहता है ना, नेचर है। इसी वजह से कहा गया बेटा, यह प्रकृति मतलब पानी का ना जो परिवर्तन है, साइकिल चक्र है ना, इसे भौतिक परिवर्तन कहा गया है। बर्फ बनेगा, पिघलेगा, पानी बनेगा, फिर वाष्प बनेगा, बारिश होगा, फिर जमेगा, ग्लेशियर बनेगा, फिर पिघलेगा, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। कुछ जल तालाबों में भर जाता है तथा कुछ भूमि में समा जाता है। महासागरों का जल खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता। याद रखेंगे भाई, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग बिल्कुल भी शांति से सुनते चलो। स्थलीय बड़े भागों का महाद्वीप मतलब स्थलीय बड़े भूभागों को हम महाद्वीप कहते हैं। एशिया हो गया, जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, सबसे बड़ा याद रखेंगे एशिया, देन अफ्रीका, देन उत्तरी अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप, देन लास्ट में आपका आ जाता है, सॉरी यूरोप लास्ट में होता है, देन आपका आर्कटिक, फिर आपका आ जाता है यूरोप। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका ऐसे ही महाद्वीप हैं, ये सब महाद्वीप हैं। ये स्थल खंड हैं, महाद्वीप कहलाते हैं, जिसे कहते हैं महाद्वीप हैं। स्थल के इन्हीं बिल्कुल ऊपर वाली लाइन देखते चलिएगा स्लाइड में कि इन्हीं खंडों और पर्वतों, पर्वत, नदियाँ, झीलें तथा तालाब पाए जाते हैं, जो स्थल खंड हैं। इन्हीं भूखंडों पर हम अपने लिए घर बनाते हैं तथा खेती के लिए खेत तैयार करते हैं।
पृथ्वी के इन्हीं भागों पर पेड़ पौधे उगते हैं। सोच सकते हैं, अगर भारत में या स्थल इतने कम हैं तब इतनी जनसंख्या है भारत में, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, अगर यह पानी की संख्या कम हो जाती तो सोच लो कितनी महामारी होती। लोग 20-20 बच्चे पैदा करने लगते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होती, लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती। लोगों की जनसंख्या जितनी बढ़ती, लोग अपने घर में उतने ज़्यादा सेना तैयार करने लगते। कितने लोग तो फोर्स तैयार करने लगते भाई। पहले के राजा महाराजा को देख लो ना, पहले जनसंख्या कम था, है ना, ज़मीन ज़्यादा, तो उनके पास ज़्यादा होता था, तो इस वजह से लोगों को कोई चिंता नहीं रहती थी, है ना। इस तरह से चीज़ें याद रखेंगे आप। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब के साथ साथ मानचित्र का भी प्रयोग करते हैं। मानचित्र समतल कागज पर बना होता है। मानचित्र में भी महासागरों व महाद्वीपों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। अलग अलग महाद्वीपों के भी मानचित्र बनाए जाते हैं। इनमें महाद्वीप के सभी देशों को दिखाया जाता है। कभी हम दिखाएंगे अपना रूम, तो उसमें देखना, मतलब कि ऐसा कोई महाद्वीप होगा, या फिर जैसे कि ऐसा कोई महाद्वीप ही बचा होगा जिसका हम मानचित्र नहीं चिपकाए हैं। और वर्ल्ड मैप है, फिजिकल है, और प्लस आपका राजनीतिक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस इसके बाद अगर भारत में ही देख लें तो हम कई सारे राज्य का भी लिए हुए हैं। एशिया का अलग है, उत्तरी अमेरिका का अलग है हमारे पास, दक्षिणी अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग मेरे पास है। इसके बाद खुद अपने बनारस का लिया हुआ हूँ मैं अलग से। तो इस तरह से कुछ तीर्थ स्थल का भी अलग से मैप लिया हूँ। प्लस कुछ जैसे कि राज्य हैं हमारे भारत में, बिहार हो गया, आपका एक तरह से मध्य प्रदेश हो गया, एक तरह से हमारा यूपी हो गया, है ना, और राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनका भी मैप मैं अलग से रखा हूँ। पूरा चिपकाया गया है रूम में। अगर आप देखेंगे कभी ना, तो यहाँ पे शायद पेंट दिखेगा, मतलब लगेगा कि मानचित्र से पेंट किया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी लेकर अपना चिपका सकते हैं। आ जाइए। एक देश का भी मानचित्र होता है, बिल्कुल भाई, जिसमें देश के राज्यों व प्रमुख स्थानों को दिखाया जाता है। मानचित्र को बनाते व पढ़ते समय दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। आ जाइए, समय न वेस्ट करिए, समय न वेस्ट करिए भैया, आ जाइए। जली भाग का नीला रंग होता है भैया, बिल्कुल। जल नदियों के द्वारा महासागरों में आ मिलता है। एक देश का भी मानचित्र बनाया जाता है, बिल्कुल भाई। यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी से बड़ा होता है भाई। ग्लोब पृथ्वी से कैसे बड़ा हो सकता है? ग्लोब पृथ्वी से बड़ा हो सकता है भाई? ग्लोब पृथ्वी से बड़ा होता तो फिर हम घर में कैसे रखते हैं? मानचित्र में स्थल भाग नहीं दिखाए जाते हैं, गलत बात है भैया। पृथ्वी पर जली भाग स्थलीय भाग से छोटा होता है भाई, गलत बात है। मानचित्र पढ़ने के लिए दिशाओं का ज्ञान हो आवश्यक है। मानचित्र पढ़ने के लिए दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है, ये बात तो सही है, ठीक है। मतलब 3 गलत 1 सही। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब और मानचित्र भैया, ये सब पढ़ लेना। आ जाइए नेक्स्ट, थर्ड। इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि चैप्टर नंबर 3। भारत धरातल तथा जलवायु, मतलब ये आपके ईवीएस से भी जुड़ा हुआ है, तो इतना मान के चलें आपका हर चीज़ क्लियर होगा। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत संसार के मानचित्र में उत्तर पूर्व, यानी कि अगर देखा जाए भारत यहाँ पर ऐसे है ना मैप, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो भारत कहाँ पे स्थित है? पूरे विश्व में यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर कहीं इसका लोकेशन नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में कहेंगे, पूरे विश्व में नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। भारत एक विशाल देश है। इसकी धरातली बनावट अलग अलग है। इसमें कहीं पर्वत पठार मैदान तो कहीं रेगिस्तान है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जाहिर सी बात है। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, जिसकी लंबाई हम आपको बता देते हैं। ऊंचाई मतलब लंबाई नहीं, ऊंचाई। लंबाई तो 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना, 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। और मतलब पश्चिम से पूरब जाते समय यह सकरा हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है ना। जैसे कि हमारा कलेजे की जो आपका यहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा लटका हुआ है। यह चीज़ें इसमें 3 पार्ट हैं, हम पढ़ाएंगे। और मतलब पढ़ा भी दिए हैं एक बार हम, उसे आप देख सकते हैं आगे प्लेलिस्ट में। लेकिन इसमें जो इतना ज्ञान है मैं उतना आपको देने का भरपूर प्रयास करूँगा, है ना, तो याद रखेंगे। और तो हिमालय का मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी 8848 अभी तक था, लेकिन 84 सेंटीमीटर बढ़ गया है, यानी पूरा या मीटर है। 8848.84 मीटर ऊंचाई है, ठीक है भाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, बिल्कुल। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखेंगे। यह देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आपका पूरा का पूरा यहीं पर स्थित है ना। यह देखिए आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, ठीक है, मंगोलिया है, यह चीन है, यह रूस है, यह भूटान है, देखिए छोटा सा, यह बांग्लादेश है, बांग्लादेश की खाड़ी है, यह बांग्लादेश है, यह म्यांमार है, यह भारत अपना है, यह नेपाल है, देखिए। तो इस तरह से श्रीलंका है, यह अरब सागर है, यह आपकी बंगाल की खाड़ी है। यह देखते चलिए, और चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है ना। ये देखिए प्रशांत महासागर है, देखिए जापान है, जापान में 4 आइलैंड होते हैं, होन्शु, होकाइडो, है ना, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू।
इस तरह से। ये देखिए इंडोनेशिया है, यहाँ पर आपका यहीं पर स्थित है आपका ये देखिए आपका विषुवत रेखा है ना, याद रखेंगे विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है ना, सॉरी भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद आपका यह देखिए आपका कॉलेज के यहाँ से सिंगापुर यहीं पे स्थित है, जहाँ पे एक तरह से माल, इसे कहा जाता है कि माल ढुलाई का स्थान बहुत जाते हैं, जहाँ से चाइना वगैरह में चीज़ें जाती है। देखिए हमारा ये जकार्ता वाला पॉइंट है, यहाँ से है ना ये चीज़ें नीचे आती हैं। तो बहुत सारे देश हैं जो कि हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे आगे मैप में। हिमालय पर्वत सदैव बर्फ से ढका होता है। हिमालय पर्वत से अनेक नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ निकलती हैं और मिट्टी का कटान करती हैं, मैदानी भागों में लेके आती हैं। यहाँ से मिट्टी का जो कटान होता है, वहाँ से नई मिट्टियाँ आती हैं, जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाकर जमा किया गया उसके चारों तरफ मिट्टियाँ, जो नई मिट्टी होती है, जिसे खादर कहते हैं। ये बहुत ही बेहद उपजाऊ होता है। और पुरानी मिट्टियाँ, यही खादर मिट्टियाँ जब पुरानी हो जाती हैं लंबे समय के बाद, पानी जैसे यहाँ से नदी गुजर रही है और मिट्टी यहाँ पर लाकर जमा कर दी, अब ये नदियों का बहाव छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो ये नदियाँ दूर तक मतलब जो बाढ़ आया रहता है, जहाँ तक मिट्टियाँ छुट्टी रहती हैं, वो मिट्टी जब पुरानी हो जाती है उसे कहते हैं बांगर मिट्टी, जो कि जाते उपजाऊ नहीं होता है। चलिए याद रखेंगे। देखिए भैया गंगा जी का जल है, इसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण की नर्मदा व ताप्ती जैसी नदियाँ भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यह भारत है, मैप हमारा है मान लीजिए, तो इधर से तो मैक्सिमम नदियाँ इधर बहती हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे उसमें से दो मुख्य हैं, नर्मदा है और ताप्ती है, याद रखेंगे, जो कि मुख्य है ना, जो कि आपके अरब सागर में भी गिरती है। और बात कर लें, जैसे माहे भी है, साबरमती भी है, सिंधु नदियाँ भी हैं, झेलम भी है, ये सब के सब उसी में गिरती हैं, लेकिन जो मुख्य नदियाँ हैं हम आपको बता दिए। भारत का दक्षिणी भाग पठारी है, जैसा कि आपको पता है मालवा का पठार हो गया जैसे भारत में, है ना, यह सारी चीज़ें हैं, अभी हम बताएंगे एक करके। यह पठारी भाग कठोर तथा पथरीली है, यहाँ कृषि करना आसान नहीं होता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल भाई, जिसे हम कोस्टल इलाका कहते हैं भारत का। इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर। वैसे हिंद महासागर के दोनों ही हिस्से हिंद महासागर के हैं, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है ना, ये हिंद महासागर ही है। भारत का कोस्टल कंडीशन इस वजह से ऐसा होने के कारण, जो नेचर है भारत का अगर ऐसा है, इस वजह से वह बट जाता है, जिसका नाम अलग अलग रख दिया गया है ना। अरब क्यों रखा गया, क्योंकि इधर अरबी देश है। इधर बंगाल क्यों रखा गया, क्योंकि इधर बंगाल देश है ना, बांग्लादेश है, इस वजह से। चलिए, भारत का दक्षिणी भाग पठारी है, यह पठारी भाग कठोर तथा पथरीली है, यहाँ कृषि करना आसान नहीं होता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। दक्षिणी पठारी और समुद्र के बीच के भाग को पूर्वी तटी कहते हैं, और मैदान का पश्चिमी तट मैदान कहते हैं, याद रखेंगे। पश्चिमी तट जो होता है मैदान होता है, यह मैदान उपजाऊ होता है, अतः यहाँ खेती की जाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो हमने बता दिया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, बिल्कुल। जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, बिल्कुल भाई। लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए, एक भारत का ही एक तरह से यूटी है, जैसे इंडिया है हमारा है। मैं आपको मैप बनाता हूँ, यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका अंडमान निकोबार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। याद रखेंगे, भारत के केरल में इसका केरल से एक तरह से गवर्न किया जाता है, और ये वाला जो है आपका अंडमान निकोबार जो है, ये तमिलनाडु से गवर्न किया जाता है, ठीक है। चलें आगे। चलिए, भारत के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। भारत के पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है, जैसे कि भारत में यहाँ वाला अगर मैप हम बना दें, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ वाला मैप बनाए, यह आपका राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पर यहीं पर पश्चिम में क्या है आपका कह लीजिए कि आपका मरुस्थल है, जिसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ वर्षा कम होती है, पेड़ कम तथा कटीली झाड़ियाँ अधिक होती हैं, याद रखना है। इस भाग में दूर दूर तक रेत फैला हुआ है, इसे पत्थर का मरुस्थल कहते हैं, बिल्कुल भाई। यहाँ वर्ष भर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है, अतः यहाँ के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग वर्ष भर ढका रहता है, ठंडा रहता है। यहाँ बसंत, गर्मी, वर्षा, हेमंत, शरद व शीत ऋतुआँ आती रहती हैं। सर्दियों में अधिक सर्दी व गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। मध्य भारत में गर्मी अत्यधिक पड़ती है, याद रखेंगे। मध्य भारत यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना, ये सब वाले इलाके हो गए। भारत के समुद्र तटीय मैदानों की जलवायु समुद्र के कारण सामान्य रहती है, अतः यहाँ वर्ष भर समान जलवायु पाई जाती है। अब आ जाइए आपका एक्सरसाइज। देखिए छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से ख़त्म करते चलते हैं, अभी स्पीड बढ़ाएंगे। भारत विविधताओं का देश भैया, विविधताओं से भरा देश है। मरुस्थल में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बिल्कुल। भारत के पश्चिमी मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसका नाम थार मरुस्थल है। भारत का दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है,
ठीक है, ये चीज़ें मिला सकते हैं हम, धीरे धीरे स्लाइड कर देते हैं जिससे आप क्वेश्चन को देख लें, एक दो बार क्वेश्चन को देख लें और खुद से करें, ठीक है ना। वैसे मैं PDF दूंगा जब, तो आप कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 इकाई 2 का, भारत के राज्य। देखिए भारत में पहली बात, इस समय कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने राज्य हैं आपको मैं बता देता हूँ। भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। सबसे पहली बात यह है, भारत के 28 राज्य का लोकेशन आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे है और उसके चारों तरफ कितने राज्य हैं। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि देखिए कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, याद रखेंगे ये बातें पूछी जाती हैं। पहला तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश शेयर करता है बॉर्डर, इसके बाद आपका हरियाणा से शेयर करता है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, है ना, हरियाणा से, फिर इसके बाद आपका राजस्थान से, दिल्ली भी ले लीजिए उसमें यूटी आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूटी को लेकर 9। तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों से कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर के नाम से आपका जाना जाता है असम, जो कि 7 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना भाई, याद रखेंगे। अब देखिए भारत का अगर मैं विस्तार आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा जिससे आप आसानी से देख पाएँ। भारत का मैं अगर विस्तार आपको दिखाना चाहूँ, लगभग देखिए यहाँ पर गलत मेंशन है लेकिन बच्चों ने सही किया हुआ है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर तक है, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखा जाए तो कितना है, 3214, कितना है, 3214 किलोमीटर तक लंबाई है, ठीक है ना, फैला हुआ है। ये बात आप याद रखेंगे। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है जिसे हम कहते क्या हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिणी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि कह लीजिए डूबने के कगार पे है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पर है वालांगू जो गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे सबसे ईस्ट वाला किबीथू और वालांगू, वालांगू भाई याद रखना, वालांगू, ठीक है ना भाई। और एक किबीथू याद रखना, किबीथू नाम से ही फेमस है कि भैया वहाँ पे तिब्बती लोग ज़्यादा रहते हैं, तो किबीथू, ठीक है। इस तरह से राज्य के नाम आपको मैं गिनाते हुए चलता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर अब तो आपको पता है कि 31 दिसंबर 2019 को कह लीजिए कि यह आपको 31 अक्टूबर 2019 को यह 2 राज्यों में बट चुका था आपका, लद्दाख और एक तरह से कह लीजिए जम्मू कश्मीर। तो ये आपका यह दोनों यूटी हो गया था, याद रखेंगे। अब 8 यूटी हैं। ये देखिए पंजाब है, ये आपका उत्तराखंड है, यह हिमाचल प्रदेश है, यह हरियाणा है जिसका कैपिटल आपका चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर कैपिटल है, गुजरात का कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, बिहार का पटना हो जाएगा, झारखंड का रांची हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा भैया, कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद देखिए सिक्किम का क्या हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, नागालैंड का क्या हो जाएगा, मणिपुर का इम्फाल है और कोहिमा हो जाएगा नागालैंड का। मिजोरम का क्या हो जाएगा, आइजॉल हो जाएगा। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा। मेघालय का क्या हो जाएगा, मेघालय का शिलांग हो जाएगा, और असम का दिसपुर हो जाएगा। बताइए क्लियर है भाई। नीचे का देख लीजिए जो बचा हुआ है। केरल का क्या हो जाएगा आपका, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा भैया, इस समय आंध्र प्रदेश का क्या है, विशाखापट्टनम, याद रखना विशाखापट्टनम। इसके बाद महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, और यहाँ पर गोवा बचा है। गोवा का क्या हो जाएगा, पणजी, ठीक है भाई। चलिए ये देखिए लक्षद्वीप है, कावारती होता है। ये आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का क्या है बता देंगे, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। चलिए बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि केंद्र में सरकार बनाते हैं। जो राज्यों से चुने जाते हैं प्रतिनिधि वो केंद्र में जाकर सरकार बनाते हैं, इसे ही केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार समस्त देश का शासन चलाती है। जिन प्रदेशों की देखभाल केंद्र सरकार के हाथ में होती है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं जो वहाँ की शासन व्यवस्था रखती है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी राजधानियां हैं। राजधानी में शासकीय सचिवालय व प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। उनमें उच्च प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहीं से संपूर्ण देश का शासन चलाया जाता है। भारत के राजनीतिक मानचित्र को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से है। देखिए यही चीज़ें हमने बताया, आपको सब कुछ बताया है ना। जितने स्टेट हैं 28 हैं हमने बताया भैया। एक चीज़ याद रखेंगे, उत्तराखंड का जो नया कैपिटल बना है जिसका नाम है गैंडसेड, है ना। देहरादून तो है ही, लेकिन गैंडसेड है जो कि ग्रीष्मकालीन है, और शीतकालीन क्या है आपका
तो शीतकालीन वही जो पहले से है, देहरादून वही रहेगा। यह है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बस थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला यहाँ कैपिटल, यहाँ देखिए अमरावती लिख दिया है कोई, लेकिन अमरावती था, लेकिन फ़िलहाल में अब हो चुका है फाइनली क्या, आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका कैपिटल, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ सही है। 28 राज्य हैं, है ना, ये पुराना है थोड़ा बुक। यहाँ पर 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये देख सकते हैं। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का नई दिल्ली, दादरा नगर हवेली, और आपका दमन दीव और दादरा नगर हवेली, यह एक हो चुका है। सिलवासा कैपिटल ही है उसका, ठीक है ना। और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप का कावारत्ती है, ठीक है भाई। चलिए भारत का एक विशाल गणराज्य है भाई, दिल्ली उसकी राष्ट्रीय राजधानी है। यह अभ्यास आपका वर्क है, आप इसको कर सकते हैं। स्लो मोशन में मैं आगे चलता हूँ। चलिए ये सारी चीज़ें करिएगा। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। इकाई 3 स्टार्ट होता है भारतीय भोजन। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे सीटेट वगैरह के लिए सबके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये सही बात भी है। देश की कुल आय का लगभग 29% कृषि से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है खुद को चलाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल ईंधन का कार्य करता है, वैसे ही भोजन शरीर में हमारे कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता बिना भोजन के। भारत में विभिन्न प्रकार के भोजन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जिन्हें विभिन्न फसलों तथा उपजों द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है, जो हमें गेहूं से प्राप्त होता है। इसके अलावा दालें होती हैं, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं भारत में, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी, एक मिनट देखिए यहाँ पे, अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक प्राप्त होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर आदि। गेहूं की खेती पंजाब, यह किसकी खेती बता रहा है, चावल की, ठीक है ना। चावल की इसमें सबसे ज़्यादा जो खेती होती है पश्चिम बंगाल में होती है, याद रखेंगे। जूट की सबसे ज़्यादा खेती जो होती है महाराष्ट्र और अहमदाबाद यानी गुजरात में होता है। और गेहूं और गन्ने की जो खेती सबसे ज़्यादा होती है ना, वो हमारे यूपी हरियाणा में होती है, याद रखना ये सारी चीज़ें ना। और धान का कटोरा कहते हैं भारत में आंध्र प्रदेश को, और चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। गेहूँ की खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि स्थानों पर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु गर्म तथा वर्षा सामान्य होती है, ठीक है। दाल की फसलें के बारे में आप देख लीजिए, दाल की कौन कौन सी किस्में हैं यहाँ पर हैं। सामान्य, जैसे कि उड़ीसा, एक मिनट देख लीजिए मेहनत की आवश्यकता होती है, मतलब सामान्य वर्षा तथा कम मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए दालों की खेती प्रायः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार तथा अन्य राज्यों में भी उगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड में अधिक होता है, यहाँ पर अधिक होता है जिसका नाम लिया गया। इसके अलावा हरी सब्जियाँ, और हमारे भारत में हरी सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आम हो गया, है ना, समझ रहे हैं, केला हो गया, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कि पौष्टिक चीज़ें होती हैं। और आपको पता है सरसों, एक तरह से गाँव की फसलें कहा जाएगा, फली है, गंवार की फली कहा जाता है उसे। पालक हो गया, मूली हो गया, गोभी, लौकी, है ना, ये सब क्रीपर फ्रूट्स के अंदर भी आ जाते हैं। तो फलों में हमें जैसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकता मिलता है, जिसमें कि कह लीजिए जूस वगैरह भी इसमें लोग लेते रहते हैं, जहाँ पे देखते हैं। और एक तो और भारत में चीज़ें हैं, जिसके घर जूस जा रहा हो तो समझ लेना उसके घर बीमारी है ना। तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग डेली फल फ्रूट्स का यूज़ करें तो बीमारी आएगी नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा फल हमें यूज करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में एक फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में लोग सांभर, इडली, देख लीजिए भाई, तमिलनाडु वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, तमिलनाडु वाले मतलब दक्षिण भारत की बात कर रहा है। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा भोजन होता है। अभी आगे आएगा भोजन का नेम, बहुत सारे। सांभर हो गया, इडली हो गया और डोसा हो गया, अधिक खाना पसंद करते हैं। यहाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट सुपाच्य होता है, ठीक है ना। इडली हो गया, डोसा हो गया। इस तरह से जब आपको ईवीएस पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एक एक राज्य के बारे में उसमें दिखाया गया, कौन सा खाना है, कौन सा नहाना, मतलब क्या पहनना है, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे खोल के बताएगा। ये आपका एसएसटी है तो उसमें पढ़िए जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देखिए हमको आयरन किससे मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए, मिनरल है आयरन। विटामिन क्या है, विटामिन एक हमें कैल्शियम देता है, फाइबर हमें देता है कैल्शियम ना। विटामिन तो हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है ना। बताओ भैया क्या देता है,
एक मिनट, ये मिलाना नहीं बेटा, मतलब इसमें हमको दिखाना है। आयरन तो हमें मजबूत बनाता है अंदर से ना, विटामिन जो हमारे एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारे कटे फिटे होते हैं चीज़ें उसको भरता है। और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस भी हड्डियों को मजबूत करता है, मिनरल जो होते हैं हमें बिल्कुल तरी रखते हैं, फाइबर से हम अधिकतर परेशान नहीं होते अधिक से अधिक, ठीक है ना, मतलब स्वस्थ रहते हैं। ये तत्व प्राणियों के शरीर में संतुलित मात्रा में होना ही होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं ज़्यादा रसगुल्ले खा लो बंगाल वाले तो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मस्त तरीके से 4-5 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहो। ये सभी पोषक तत्व हैं जो हमें आवश्यक हैं ही, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए हमें इन सब सारी चीज़ों को लेना चाहिए, और एक लिमिट मात्रा में। यानी किसी को बहुत ज़्यादा ले लो ना तो दिक्कत हो जाएगा भाई, चाहे किसी एक को भी ले लो बहुत ज़्यादा तो भी दिक्कत है, अगर सबको ना लो तो भी दिक्कत है। इस वजह से थोड़ा 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 रूटीन में अपने मैक्सिमम हमें यही सोचना चाहिए कि हर चीज़ यूज हो जाए। पालक खा लो, हरी सब्जियां खा लो, दूध पी लो, है ना, तो पौष्टिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस हर मात्रा, दालें ले लो। चलिए आगे आ जाते हैं। भोजन की उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भोजन प्रत्येक जीव के जीवन में नितांत आवश्यक है। ठीक है भाई, ये चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका पूरा यहाँ पर अभ्यास देख सकते हैं आप करिए अभ्यास को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इकाई नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6, भारतीय परिधान कपड़ों के बारे में देख लेते हैं भाई। कहाँ कहाँ पे वेशभूषा किस प्रकार से है। जैसे हमारे भारतवर्ष में राज्यों के हिसाब से अलग अलग लोग वेशभूषा पहनते हैं, जैसा कि आपको पता होगा अलग अलग राज्यों में। अभी आप यहाँ पे शुरुआत है, आगे वाले जब कक्षा में पढ़ेंगे तो अलग अलग वेशभूषा के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये मत सोचना सर अलग अलग वेशभूषा क्यों नहीं बता रहे हैं आप, तो अलग अलग वेशभूषा भी 3rd क्लास पे हो ना, 4th क्लास का पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तार है, अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया है उसमें। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ेंगे। तथा कुछ वेशभूषा मौसम के अनुसार भी धारण करनी पड़ती है। जैसे वो होता है भाई ठंडी आ जाएगी तो भैया क्या बनियान और चड्डे पे घूमते रहोगे घर में, नहीं ना, तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा फुल पैंट पहनने की आवश्यकता हो जाएगी, लोअर पहनोगे, ऊपर थोड़ा सा एक मोटा सा मतलब जैकेट वगैरह डाल के रहोगे। पुरुष तथा महिलाओं की वेशभूषा भिन्न होती है। पुरुषों द्वारा पैंट शर्ट धोती कुर्ता, है ना, कुर्ता पजामा आदि पहना जाता है, लेकिन महिलाओं द्वारा साड़ी ब्लाउज सलवार कुर्ता आदि पहना जाता है। ये चीज़ें देख सकते हैं भाई। बताना ज़रा ये कहाँ का है, ये तो देखते ही कोई बता देगा भैया ये तो राजस्थान का है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश का भाई, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार का। और ये मास्टर जी कहाँ की हैं बता सकते हैं भाई, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन यह देखते बताया जा सकता है हरियाणा राजस्थान की ही होंगी भैया। और यह परिधान आपको दक्षिण भारत का शो कर रहा है, और यह भी परिधान दक्षिण भारत का शो कर रहा है। ठीक है ना, लुंगी वाला। ठीक है, चलिए ऊपर महिला पुरुषों में भी देख लीजिए। देखिए पुरुषों में अगर देखा जाए तो यह रजवाड़ा राजस्थान हरियाणा का ही शो कर रहा है हमें, और भैया ये पैजामा वाला है ना, यह समझ रहे हो, और ये हमारे मुस्लिम भाई बहन का, और ये हमारे पुजारी बाबा है ना, और ये हमारे साव जी बनिया लोग, है ना। देखिए भारत में तीन समुदाय बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रूप में पाए देखने को मिल जाता है हमें। जैसे देखा जाए हिंदू में ही हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय लोग, फिर पंडित लोग, फिर उसके बाद वणिक लोग, तो यह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और यह शायद भारत में मतलब कह लीजिए कि वैसे किसी की मतलब हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह तीनों कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रूप में देखी जाती है ना, हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं ये लोग, है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए यह कोट भैया बता सकते हैं, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तरह लग रहे हैं भाई, और इस तरह ये हमारे किसान भाई साहब की तरह लग रहे हैं, हरियाणा के ही होंगे, है ना। ये देखिए ये तो भाई पंजाबी लग रहे हैं, पंजाब के ही होंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं, सबको पहचाना जा सकता है। हम नेक्स्ट क्लास में मतलब इन 4th में इसको एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसमें अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए भाई शादी ब्याह के लिए किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न समारोहों पर भी पोशाकें बदली जाती हैं, त्योहारों पर भी भाई। कुछ लोगों तो हर मतलब फेस्टिवल पे कितने लोग तो घूमते भी हैं, है ना, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कि हर जगह घूमेंगे और एक कपड़ा पहन लेंगे फिर दोबारा भाई नहीं पहनना है, चलो भाई, क्योंकि भाई वो लोग थोड़े से क्या ही कहा जाए, जिसके पास जितना होगा वो उतने उस हिसाब से खर्चा करेगा, और जिसके पास एक है वो उसी एक में ही काम चलाएगा, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। भारत में विविधताएँ बहुत ज़्यादा हैं, हर कदम पर विविधताएँ आपको देखने को मिल जाएंगी, हर गली में विविधताएँ देखने को मिल जाएंगी, हर शहर में विविधताएँ देखने को मिल जाएंगी, है ना। तभी कहा जाता है भारत एक विविधताओं का देश है। भाषा को लेकर हो गया, खान पान को लेकर हो गया, पहनावे को लेकर हो गया, है ना, तो याद रखेंगे, है ना। इसी प्रकार विभिन्न समारोहों में पोशाकें बदली जाती हैं, त्योहारों पर भी हम अधिक सुंदर वस्त्र पहनते हैं, परंतु ये पोशाकें विवाह की पोशाकें से कम आकर्षक होती हैं। वस्त्रों को सुंदर कढ़ाई
करके या विभिन्न आकार प्रकार व रंगों वाले मोतियों आदि का प्रयोग करके बनाया जाता है। मृत्यु के संस्कार पर हम विवाह संस्कार के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। यह संस्कार शोक से परिपूर्ण होता है, अतः इसमें पोशाक बेहद साधारण काली व सफ़ेद होती है ना। विद्यालय में होने वाले विभिन्न समारोहों में भी साधारण पोशाकें ही पहनी जाती हैं, परंतु जो बच्चे किसी क्रियाकलाप में प्रतिभागी होते हैं उनके वस्त्र सभी से भिन्न होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी नृत्य में प्रतिभागी है तो उसके वस्त्र नृत्य के प्रकार के अनुसार ही होंगे। यदि नृत्य पंजाबी है तो वह प्रतिभागी सलवार कमीज या कुर्ती लुंगी पहनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, वस्त्रों में जिस प्रकार अवसरों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार मौसम भी वस्त्रों और वेशभूषा को प्रभावित करते हैं। भैया अब गर्मी के समय है तो चड्डी बंडी पहन के मतलब कि आई एम सॉरी रियली मतलब कि आप बनियान और चड्ढे पहन के घूम रहे हो, घर में घूम रहे हो, ऊपर नीचे पूरा मचाए हुए हो दौड़ा धूपी। लेकिन जब ठंडी आ जाएगी तो कहोगे भैया हमारे यहाँ कपड़े नहीं पहने जाते हैं स्वेटर वाले, ये तो पहने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी देशों में, तो हम काहे पहने। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हमें पहनना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है मौसम के आधार पे किस प्रकार के वस्त्र चेंज करते हो। अब देख लो भैया, यहाँ पर मस्त मौले के तरीके से फ्री होके घूम रहे हो लल्लू पंचू बन के, और यहाँ पे भोलू बन गए, है ना। चलो आ जाओ आगे। देख रहे हो ना, सर्दी में मोटे वस्त्र पहन लेते हैं, है ना, हवाएं जिससे कि कैप्चर हो जाती हैं, दस्ताने पहन लेते हो मस्त तरीके से, है ना। चलो आ जाओ भाई। बरसात के मौसम में न तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा कसे कपड़े पहनते हैं, ना ही ज़्यादा ढीले कपड़े पहनते हैं। आराम मतलब सिंपल सा कपड़ा पहनते हैं भाई। ऐसा कौन सा कपड़ा है ना ही ज़्यादा कसा हुआ है ना ही ज़्यादा ढीला है भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ढूंढ के बताना मुझे कौन से ऐसे कपड़े हैं। भारतवर्ष में अनेक राज्य हैं, वह सभी की वेशभूषा अलग अलग है। हम वेशभूषा देखकर भी पहचान सकते हैं कि वह किस राज्य के व्यक्ति हैं। जैसे गुजरात में गांधी टोपी पहनी जाती है, खद्दर के वस्त्र पहने नेता को अलग ही पहचाना जा सकता है ना। तो यह चीज़ें हैं जिससे कि हम अभी बताए ना, वस्त्र को देखकर पहचान रहे थे, वैसे आप भी पहचान सकते हैं। कोट पहना हुआ है, डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, वकील का काला कोट होता है, नेता द्वारा खादी पहनी जाती है, पुलिस की खाकी वर्दी होती है, इस तरह भी पहचाने जाते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है भैया, हेमंत बसंत और शरद, ये 3 ऋतुएं हैं, याद रखना है मुख्य रूप से। अब यह देखिए आपके लिए अभ्यास करिए। ये 7वां भारतीय। अब आ जाते हैं इकाई नंबर 3 पे भैया। अच्छा, इकाई नंबर 3 ही चल रहा है। भारतीय लोगों के व्यवसाय भी डिफरेंट है ना। भारत कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। अतः यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। लोगों का व्यवसाय आवश्यकताएं बहुत अधिक है, आवश्यकताएं लोगों का बहुत ज़्यादा अधिक है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह तरह व्यवसाय करते हैं, जिनसे धन प्राप्त होता है। जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होती है उसे व्यवसाय कहते हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं। भारतवर्ष में खेती करने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। यहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और फसलों के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ मुख्यतः चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय और सब्जियाँ अधिकाधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। भारतीय किसान इन फसलों के अलावा कपास, आलू, नारियल और मूंगफली की खेती भी करते हैं। खेतों में हमें हरा चारा मिलता है, जिससे हम पशुपालन व्यवसाय करते हैं। कुछ राज्यों में दूध बेचना भी लोगों का मुख्य व्यवसाय है। हमारे मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के बड़े बड़े बाग हैं। यहाँ से फल विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। दक्षिण भारत में चंदन व नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। वहाँ के लोग नारियल दूर दूर तक भेजते हैं, पता है आपको। वहाँ के लोग तो नारियल में ही पूड़ी भी बनाते हैं, जो हम लोग के यहाँ देखते हो ना, सादी पूड़ी बनती है, जो फूलते हैं पूड़ी, बहुत मस्त लगता है, टेस्टी आता है खाने में। उसके साथ गोभी की सब्जी, गोभी आलू का मसालेदार सब्जी हो या फिर पनीर की सब्जी हो। तो भाई जो मांसाहारी नहीं है, मतलब जो चिकन वगैरह नहीं खाते, उनके लिए ये बेस्ट रहता है थोड़ा सा। या फिर जो एक और आता है ना, क्या नाम है उसका भाई, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, देखो टेस्टी आता है काफ़ी ज़्यादा, उसका सब्जी प्रोटीन उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते उनके लिए वो बेस्ट होता है थोड़ा सा। देखो नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर गया भाई, छोटा छोटा होता है, वाइट वाइट, आप बता सकते हैं क्या है। भारत में जैसे कि बात कर लो, या जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग नारियल लगाते भी हैं, नारियल में सब्जी भी बनाते हैं, है ना। नारियल से हर एक चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे सस्ता पाया जाता है ना। स्थानीय चीज़ अगर यूज करो तो आप सस्ते में यूज कर सकते हो। अब आप कहो नहीं मैं विदेश का तेल यूज करूँगा, तो भाई विदेश के तेल तो महंगे बिकेंगे, और स्थानीय लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते वो डेली उसको यूज कर पाए, है ना। चलो ये चीज़ें हो गई। जैसा कि आपको पता है कि भारत के द्वीपों में लोग रबड़ के पेड़ों से रबड़ प्राप्त करते हैं तथा उसे बेचते हैं। भारत के लोग विदेशों में मांस तथा चमड़े का सामान भी
बेचते हैं। भारत में खनिज के रूप में लोहा, ब्रक, कोयला आदि मिलता है। यहाँ के लोग खानों तथा कारखानों में काम करते हैं, है ना। बढ़ई, लकड़ी का काम भी यहाँ पे होता है। लोहार लोहे के औजार बनाते हैं। जो नहीं, अब लोहार ही बनाते हैं, मतलब हर कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं है। बस लोहार का मतलब जो काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसे लोहार कह दिए। अब व्यवसायिक चीज़ है, अगर हलवाई का काम है तो उसे हलवाई कहने लग जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अच्छी हैं। पुजारी कोई भी बन सकता है, किसी भी कास्ट का बन सकता है ना, तो उसे पुजारी कहने लग जाए लोग। तो इस तरह से चीज़ें शुरू हुई और यही चीज़ें बढ़िया होती हैं। जो जिस व्यवसाय में लगा हुआ उसको उस नाम से जानना चाहिए। लेकिन अब जो कास्ट सिस्टम है यह बहुत ख़राब चीज़ें हैं और यह एक भारत को एक तरह से नरक की तरफ ले जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें हमारे और आपके मान का नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। भारत के लोग बड़े परिश्रमी हैं। यह विभिन्न व्यवसायों के धन अर्जित कर अपनी वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना, यह चीज़ें हो गई। देख सकते हैं यहाँ पर भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ पे नदियाँ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, है ना, व्यवसाय भी है, लोग तरह तरह के हैं, कपड़े तरह तरह के पहनते हैं, खान पीना सब कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग। दक्षिण में कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? चंदन का और नारियल का, याद रखेंगे ना। चलिए अब आ जाएंगे 8वें चैप्टर पर। हाँ, लगभग आधे की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, आधा पेज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, मतलब कि आधे चीज़ें हो चुकी हैं। कितने घंटे हुए भाई? 1 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, देखते हैं। 1 मिनट भैया, समय दिखा जाए, अभी नहीं हुआ है। चलो 1.5 घंटे में भाई समाप्त करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। जो सुविधाएं हमें सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती हैं उन्हें हम नागरिक सुविधाएं कहते हैं। भाई नागरिक सुविधाएं वही होती हैं। चिकित्सा सुविधा हो गया, वैसे लोग लेते भी नहीं हैं, क्यों? कहते हैं कि भैया फ्री का है तो ख़राब होगा। लोग सरकारी में न ले जाकर उनको कहाँ ले जाते हैं? अच्छी फैसिलिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पर प्राइवेट में ले जाते हैं। इसलिए सरकारें भी यही सोचती हैं कि भाई जब यह हमारे नागरिक ही इतने ज़्यादा उत्सुक हैं, मतलब ये समझते हैं कि भाई सरकारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, चलो भाई चलते हैं फिर प्राइवेट वाला, और प्राइवेट को बढ़ावा देने लगती हैं। तो यहाँ पे फिर विरोध शुरू हो जाता है, भाई क्यों गवर्नमेंट चीज़ें प्राइवेट कर रहे हो? तो मतलब हर तरह के सरकार के ही ब्लेम किया जाता है। लेकिन अगर सरकार उनके लिए काम करे तो सरकारी से वो मुनाफा नहीं लेंगे और तभी सरकार घाटा में जाती है। आप प्राइवेट की तरफ भागते हो, प्राइवेट वाले पैसे वाले होते जाते हैं। तो सरकार यही सोचती है कि चलो कुछ धन है हमारा जो कि हम थोड़ा सा गिरवी रख देते हैं प्राइवेट के हाथों में, प्राइवेट अगर उसे चलाएगा अच्छा धन कमाएगा, मुझे देगा वहाँ से, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। जो सुविधाएं हमें सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती हैं उन्हें हम नागरिक सुविधाएं कहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती है। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा बच्चों को आदर्श नागरिक बनाती है। 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है, आर्टिकल नंबर 21 के ए में, याद रखना। ठीक है ना। ये देखिए भाई स्कूल हो गया और यहाँ पे हॉस्पिटल भी दिख सकते हैं आपको। चलिए, शिक्षा देने के लिए सरकार ने विद्यालय खोले हैं जिनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के होते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 तक के होते हैं। उसके बाद उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय होते हैं। विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या अनुसार होती हैं, है ना। ठीक है, मतलब कि आपको पता है ना कि भाई 35 संबंधी 1 होगा आपका 6 to 8 में, मतलब 35 छात्र पर 1 शिक्षक होगा और 30 छात्र पर 1 शिक्षक होगा आपका प्राइमरी में, है ना, 1 शिक्षक होगा। तो ये चीज़ें आपको मानक हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सरकार ने वृद्धों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया है। इसकी कक्षाएं रात में लगती हैं। वृद्धों को किताबों और कापियाँ सरकार मुफ्त देती है। स्वास्थ्य व चिकित्सा हमारा दूसरा नागरिक अधिकार है जो हमें सरकार निःशुल्क प्रदान करती है। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। वहां सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर व नर्सें आती हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए जाते हैं, जिसे पोलियो, खसरा और टीबी इत्यादि। जैसा कि आपको पता है आशा होंगी ना, घर गांव में अगर छोटे बच्चे होंगे आपके तो देखते होंगे लगभग कुछ दिनों तक, लगभग 1 से 2 महीने, हमको तो नहीं पता कितना, मतलब 2-3 महीने शायद वो सेवा करती हैं, वजन माप तौल करती हैं उसका, प्लस उसको कई सारे टीके लगाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस जो जच्चा बच्चा होते हैं, मतलब कि उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जन्म के समय। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस समय बच्चों को रोग से बचाया जाए। और सरकार मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया हुआ है। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक कस्बे में सरकारी पशु चिकित्सालय खोले हैं जिनमें पशुओं की चिकित्सा होती है ना। यह चीज़ें याद कर सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे देखते हैं कि तब भी चीज़ें गाय इस तरह से कटे पड़े रहेंगे कहीं, है ना, समझ रहे हो ना।
भी मनुष्यों की तरह ही रोग होते हैं, अतः उन्हें भी समय समय पर रोग रक्षक टीके लगाए जाते हैं जिससे वे बीमार न हों तथा स्वस्थ रहें। हमें इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए और इन कार्यों में सरकार की सहायता करनी चाहिए। तभी हमारा भारत शिक्षित और स्वस्थ बन सकेगा। यह रहा इसका अभ्यास, आप देख सकते हैं। जानलेवा बीमारी कौन है भैया? टीबी है। पोलियो, हल्का ज्वर, ये सब नहीं है, लेकिन टीबी है। ट्यूबरक्लोसिस। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कक्षाएं कब लगती हैं? सुबह 3, रात में लगती हैं। भैया दिन ये लिखा हुआ है, ये रात होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जो शरारत करते हैं। चलो आ जाओ भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? यातायात के साधन। देख लो भाई, भारत है तो यातायात के साधन भी बहुत सारे हैं, समय के अनुसार बढ़ता चला गया। यात्री और सामान लाने के ले जाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है कि भारी सामान ले जाना है तो बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, इन सब दूर का, बहुत ज़्यादा दूर का हवाई जहाज़, जहाँ पे बसें ट्रकें न चल सकें तो वहाँ पर हम लोग एक तरह से शिप, जहाज़, पानी वाला जो जहाज़ होता है उसका यूज़ करते हैं, है ना, जिसे हम पानी का जहाज़ कहते हैं। हवाई जहाज़ जो होता है कि हवा के माध्यम से उड़ता है। और रेलगाड़ी जो होता है भैया, जो कि लंबी दूरी तय करता है। ट्रक होता है, बस होता है। तो ये सारी चीज़ें यात्री गाड़ियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यातायात से भारत परिचित है। ठीक है, देश विदेश में यहाँ से लोग आना जाना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो ये चीज़ें रही। भारत में 3 प्रकार के यातायात साधन पाए जाते हैं हमारे देश में। भूमि पर चलने वाले यातायात होते हैं और पानी में चलने वाले भूमि में चलने वाले जैसे बस, कार, स्कूटर, साइकिल तथा रेलगाड़ियाँ इस श्रेणी में आती हैं। गांव में ट्रैक्टर होता है, बैलगाड़ियाँ होती हैं, इस तरह के साधन होते हैं जो कि दूर दूर तक लोग जा सकते हैं। और जल मार्ग में जैसे स्टीमर हो गया, नाव हो गया, नाव जिसे कहते हो नाव, जलयान। बच्चा बताओ ईमानदारी से कौन कौन नाव पे बैठा है अभी फ़िलहाल में, जल्द में, तो 1-2 साल के अंदर? भाई हम तो बैठे हैं, हम तो बैठते भी हैं, मज़ा आता है। नाव भाई, हम स्टीमर की बात ही नहीं कर रहे, नाव पे बैठना है। किस पे? नाव पे। गंगा जी का यात्रा, मतलब कभी जाओ तीर्थ धाम, मतलब ये एक तरह से कह लो कि हमारे तरफ नैनी एक है, आप लोग भी जानते होंगे नैनी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जाना है और चीज़ों आप देख सकते हैं, नज़ारा गजब का मस्त तरीके से, और मज़ा आ जाता है भाई सच में। हमें हो गया लगभग 1.5-2 साल, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया गए हुए, लेकिन कभी फ्री होंगे, अब जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर जाना निश्चित होता है। तो घुमा करिए थोड़ा सा, इन सब चीज़ों का लुत्फ़ लीजिए, लेकिन समय की बर्बादी नहीं है ना। चलिए आ जाइए। स्टीमर और जलयान से दूर दूर की यात्रा की जाती है, वह माल ढोया जाता है, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। रेलगाड़ी यात्रा यात्री तथा माल ढोने के काम आती है। इससे दूर दूर की यात्रा सुविधापूर्ण की जा सकती है। देखिए भाई, ये सब सारे आपके वाहन हो गए, है ना। इस सब में से कुछ भी आप खरीद सकते हो भाई। अंबानी भी बन सकते हो भाई। विदेशों से सामान लाने व ले जाने का कार्य जलयान करता है। ये सागरों में चलाए जाते हैं। यातायात का तीसरा साधन वायुयान है। इससे दूर दूर की यात्रा करते हैं भाई, ठीक है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें रहीं। कृषि व्यापार के लिए भी ट्रैक्टर वगैरह यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और इसको आप फिल करिए। भाई अब ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो दिक्कत है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पानी में कौन क्या चलता है? बस दे दिया, ट्रैक्टर दे दिया, है ना, और एक आपको दे दिया स्टीमर दे दिया, और आपको एक ट्रक दे दिया। तो भाई ट्रक लगा के चले आओगे तो भैया बेवकूफ़ से महाबेवकूफ़ हो। थोड़ा सा ध्यान से भाई। कल एक बच्चा कमेंट किया था इसी तरह का, तो मैंने बोल दिया। आ जाओ। संचार के साधन। संचार के साधन मतलब आप समझ सकते हो, जैसे पहले डाकिया था, जब आपका डलहौजी था 1854 के आसपास में, 1853-54 के आसपास में, उसमें डाकिया हो गया, और प्लस मतलब कि एक तरह से सिग्नल वगैरह उस समय बिछ रहे थे हमारे। लेकिन जो डाकिया था, मतलब डाक का उस समय सुविधा हुआ था। फिर उसके बाद टेलीफोन भी धीरे धीरे वहीं से जनरेट हुआ। और डाकिया सबसे देखा जाए भारत में डाक केंद्र कितने थे? सबसे ज़्यादा किस देश में डाक केंद्र थे? हमारा भारत ही आता है पहले नंबर पे। अब लेकिन धीरे धीरे देखिए, मैसेज छोड़ दो भैया मोबाइल से, लो सेकेंडों मिली सेकेंड लगे पहुंच गए वहाँ पे, अगर नेटवर्क साफ सुथरा रहा तो चीज़ें अब बहुत अपग्रेड हो चुकी हैं। जो चीज़ें पहले 1-1.5 घंटे, लगभग 1 दिन में होता था, अब वो चीज़ें आप मिनटों में, सेकंडों में कर सकते हैं। समझ रहे हो? डाकिया से भेजने का मतलब है कि हफ्तों भर लग जाते थे, कहीं कहीं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, लो भैया मोबाइल वीडियो कॉलिंग, देखो ताको मस्त तरीके से बात करो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप देख रहे हो अपग्रेडेड कितना चीज़ें आ चुकी हैं कि हर इंसान अब बहुत ही ज़्यादा उन्नत की तरफ बढ़ रहा है। इसमें से इंसान की जो इच्छाएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं, और यही विनाश का एक दिन का हालत बनेगा, यही विनाश का कारण बनेगा एक दिन। इंसान की इच्छाएं ही। भारत में डाक प्रणाली, अच्छा यहाँ पे 1766 में, भाई देख लो हमने गलत बोल दिया था, सॉरी, इसके लिए माफ़ करना। 1766 में, 1800 बोल दिया था ना, माफ़ करिएगा।
क्योंकि डाक तो बहुत पुराना है भाई ना, डाक तो बहुत पुराना है। हम केवल टेलीफोन की बात किए थे 1854 के आसपास में, 53-54। डाक, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स मशीन तो बहुत पुराना हो गया। इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, पत्र, समाचार पत्र, ये सब क्या है, भारत में सुविधाएं थी हैं जो कि इसके माध्यम से एक तरह से बातचीत हो सकती है। अपने भारत देश में ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी जो डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है, हमने बताया आपको। पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल, स्थल, है ना, स्थल, जल और वायु के द्वारा लोगों तक पहुँचाए और भेजे जा सकते हैं। हम लोग दूरभाषा मतलब कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को दूरसंचार कहते हैं। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से कंप्यूटर अथवा नई तकनीक के मोबाइल द्वारा किसी भी संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों व मोबाइलों पर सूचनाओं को दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। टेलीफोन या मोबाइल संचार का अच्छा साधन है। इससे क्षण भर में ही व्यक्ति एक दूसरे देश से कनेक्ट हो सकता है, बातचीत कर सकता है। टेलीविज़न संचार द्वारा कुछ समय में ही एक साथ कई देशों तथा शहरों में संदेश सुनने के साथ साथ दिखाई भी देता है। मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि देखते हो जब कोरोना काल था तो प्रधानमंत्री हमारे हो गए, कोई मीटिंग होता था, एससीओ, अन्य मीटिंग जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो मीटिंग होती थी उसमें जो भारत सरकार है जो मीटिंग करती थी, कभी लगता था कि भाई अपने एप्लीकेशन से कर रही है, जो मीटिंग कर रही है, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से वीडियो कॉलिंग हो जा रहा है और सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो राजनयिक हैं, वो ऐसे बात करते थे, है ना। तो ये चीज़ें होगी, जाना भी नहीं पड़ता था, तो उसका बहुत ज़्यादा उस समय ज़्यादा प्रगति हुआ। चलिए आ जाते हैं, यह आपका अभ्यास रहा, इसको करिए फटाफट आप सभी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये क्या है भैया, भारत का स्थानीय स्वशासन। भारतीय ग्रामीण परिषद पंचायत क्या है। हमारे भारतवर्ष की 73% जनसंख्या गांव में निवास करती है। जाहिर सी बात है, थोड़ा कम हो चुका है। अतः भारत को ग्राम प्रधान देश कहा जाता है भैया, है ना। हमारे गाँव का विकास होने अति आवश्यक है। गांव के विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा हर गांव में समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्था का गठन किया गया है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत कितने दिन बैठता है आपको पता है भाई, कुछ नहीं सुनवाई होती, फालतू का नौटंकी, बस जिस दिन बैठ गए, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला इलाका है, मान लो जो बहुत भारी, बहुत ज़्यादा 20 से अपने आप में ताकतवर है, गोली समझ रहे हो, आए दिन चलते रहते हैं, कोई ना कोई जाए ऊपर पहुंचता रहता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पंचायत भी अब नहीं लगते हैं भाई। बहसबाजी होगा तो पहले के लोग में सहनशीलता थी, अब सहनशीलता नहीं, तुरंत गोली बंदूक निकलेगा दोनों पार्टियों में। ग्राम पंचायत हमारे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, आपको पता होना चाहिए। ग्राम में प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। ग्राम सभा के सदस्य मिलकर ग्राम प्रधान को चुनते हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव में होने वाली समस्याओं का समाधान करना होता है। हम हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। वह गांव के विकास के लिए भिन्न भिन्न कार्य करता है तथा समय समय पर गांव के लोगों की जानकारी देता रहता है हर चीज़ का। जैसे कि मान लो कभी अनाज हो गया भाई, इसमें बहुत ज़ोर शोर से बट रहे हैं। प्रत्येक गांव में अनेक परिवार रहते हैं, हर परिवार में कोई ना कोई परेशानियां होती रहती हैं। ग्राम प्रधान उन समस्याओं का समाधान करता है। भाई कितना करता है आप बताएं, आपको पता है आप बताइएगा। मिडिल क्लास का तो बिल्कुल नहीं सुनता है भाई ग्राम प्रधान, थोड़ा बड़ा जो सुनता है तो भाई जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको सुनता है, और जो अमीर लोग होते हैं, थोड़े से मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, जो तगड़े लोग होते हैं, उनके साथ ही हो लेता है ना, उनके इशारे पे काम ही करता है। वह ग्रामीण लोगों की बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाता है। हर जगह की नहीं बात करें भाई, कई जगह होते हैं ऐसे, मैक्सिमम जगह होते हैं ऐसा। ग्रामीण बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुलवाता है। वह समय समय पर उन्हें आय में वृद्धि के उपाय बताता है। यहाँ पे ग्राम प्रधान कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन का ज्ञान कराता है। वह चकबंदी और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में सहयोग देता है। ग्राम प्रधान ग्राम की सफाई का विशेष ध्यान रखता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों में आपसी झगड़ों को निपटाता है। और अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गाँव की पंचायतों को कहाँ का न्यायालय मतलब कि वहाँ का न्यायालय कहा जाता है, गांव का न्यायालय कहा जाता है। वह गांव के लड़कों तथा लड़कियों की शादी करवाता है तथा गरीब लड़कियों की शादी में ग्राम पंचायतों द्वारा धन भी दिए जाते हैं। भाई कितना धन मिलता है बता देना। ग्राम पंचायत ग्रामीण न्यायालय है, तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रामीण न्यायालय किसे कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, करिएगा। आगे आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 नगर पालिका। नगर पालिका मतलब कि शहरों के लिए होता है भाई, देख लो। भाई नगर पालिका जो हमारे कह लीजिए कि एक तरह से इस कब जोड़ा गया था, तो हम बता देते हैं 1992 में जोड़ा गया था नगर पालिका और नगर निकाय दोनों। जो नगर निकाय आपने देखा अभी नगर पंचायत, वह 72वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में, और यह जो है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए 11वां आपका जो नगर पालिका है, इसके लिए 12वां आपका एक तरह से भाग है ना। संविधान में कुल कितने भाग हैं, सॉरी अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं ना, जिसमें 12वां अनुसूची नगर पालिका को बताता है, जिसमें कि 18 विषय हैं, और कह लीजिए 28 विषय हैं हमारे, 29 विषय हैं हमारे नगर पंचायत में। तो आपका आर्टिकल एक तरह से भाग मतलब कि आपका जो अनुसूची है, अनुसूची कौन सा है तो बता देंगे, 11वीं अनुसूची है, जो कि 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ये बातें आप याद रखेंगे, जिसमें कि 29 विषय हैं, और नगर पालिका में 18 विषय हैं, जो कि शहर वाले इलाके के लिए होता है। इसमें चलिए आ जाइए। नगर गांव से जोड़े बड़े होते हैं। जो नगर होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है। नगरों की व्यवस्था जिस स्थानीय स्वशासन संस्था द्वारा होती है उसे हम नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका नगरों के विकास की व्यवस्था करती है। बड़े नगरों में यह कार्य नगर निगम करता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। नगर पालिका का चुनाव 18 वर्ष के स्थानीय नागरिक मिलकर अपने मतों द्वारा करते हैं। नगरों को वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड नगर की छोटी इकाई होती है। किसी भी नगर में अनेक वार्ड होते हैं। नगर पालिका पूरे नगर में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। नगर पालिका नगर में सड़कें बनवाने, उनके साफ़ सफाई करवाने, नाले बनवाने, है ना, नल कूप लगवाने, मतलब नल जो आता है सरकारी नले होते हैं वो लगवाना, तो ये सारी चीज़ें करता है ना। पशुओं का इलाज करवाने, मनुष्यों का इलाज करवाना, है ना। नगर पालिका की टूटी हुई सड़कें हैं उसका मरम्मत करवाना, है ना। वाचनालयों को सही करवाना, जो वहाँ के एक तरह से बिजली का प्रबंधन है उसको करवाना, है ना। जो एक तरह से कह लीजिए कि आपका शौचालय है उसका व्यवस्था करवाना, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें वो करता है। नगर पालिका की आय का साधन स्थानीय कर तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता होती है। देखते होंगे आप, जिनका शहर में घर होगा और टैक्स देते होंगे महीनों का 5 रुपये 10 रुपये जो भी लगता होगा। पानी का टैक्स देते होंगे, जो आपका नगर निगम से पानी आता है उसका भी जो भी रहता होगा 50 रुपये 60 रुपये जो भी देते हो आप, है ना। बिजली का टैक्स देते होंगे, ये सब सारी चीज़ें टैक्स लगती है। मिला जुला कर मतलब कि 150 रुपये आप घर के पूरे खर्चे में दे देते हैं वहाँ पे शहर में रहने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। आपका मकान है तब भी। नगर पालिका की आय का साधन स्थानीय कर तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता होती है। नगर पालिका मकानों, भूमि तथा जल पर कर लगाकर धन वसूली किया जाता है। वाहनों पर भी पथ पर लगाया जाता है। जो वाहन होते हैं, वाहन अगर चल रहे हैं पथ पर तो उस पर लगाया जाता है। अगर आपके पास वाहन है तो उसके लिए, आपके पास कुत्ते हैं तो भी लगाया जाता है भाई, है ना। फिर यही धन नगर के विकास पर खर्च किया जाता है, ठीक है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे नगर के विकास में सहायता करें। सब भाई हमारा तो कर्तव्य है, लेकिन उन लोग का कर्तव्य क्या है, पैसे ले लिया और ढुल हो गए, कहानी ख़त्म फिर, है ना। वो विकास में कितना लगाया जाता है वो हम सभी को पता है। समय पर कर जमा करें, सड़कों पर गंदगी न फैलाएं। नागरिक भी जानते हैं ये पैसे जाएगा हवाला में, इस वजह से क्या हो जाता है, नागरिक देना भी नहीं चाहते हैं, है ना। फैलाएं, वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये सारी चीज़ें हैं भाई। हाँ, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए होता है, सब इसका यूज करते हैं। चलिए ये देखिए आपके लिए है, इसको करना है भाई। चेयरपर्सन कहाँ का होता है तो बता सकते हैं। नगर में वार्ड जो बच्चे होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होते हैं, वहाँ पे शहरों में चेयरपर्सन बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली अच्छा भारत का राज्य कब बना था, सॉरी अरे यार राज्य कह रहा हूँ, मतलब राजधानी कब बना था, तो बता देंगे 1911 में इसका गठन हुआ था और 1912 में यह बन के तैयार हो गया था। देखिए 1927 में अगर देखा जाए ना तो नई दिल्ली भारत का राजधानी बन के तैयार हुआ था। 1931 में से भारत का संपूर्ण रूप से राजधानी बना दिया जाता नई दिल्ली को। चलिए, दिल्ली भारत के 4 महानगरों में से एक है ना। मतलब आपको पता है कि दिल्ली घिरी हुई है, इधर हरियाणा है, इधर राजस्थान है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और एक क्या है भैया, इस तरह से एक और है पंजाब नहीं भाई, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, और किससे घिरा हुआ है भाई, और तो किसी से नहीं घिरा है, ये तीनों राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह भारत की राजधानी और ऐतिहासिक स्थल भी है। दिल्ली के साथ सभी भारतवासियों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए भाई। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, एनसीआर जिसे कहा जाता है। दिल्ली में भारत के हर प्रांत व अन्य देशों के लोग निवास करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है दिल्ली की ही है, पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में
11,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, सोच लीजिए 11,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, समझ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इसी महानगर में रहते हैं। दिल्ली में ही अन्य देशों के दूतावास भी के सचिवालय भी हैं। यहीं पर उच्च न्यायालय और संसद भवन भी स्थित है भाई, है ना। देश का शासन दिल्ली से ही चलाया जाता है। दिल्ली का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे महाभारत काल में पांडवों की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसे हम क्या कहते थे, हस्तिनापुर, याद है हस्तिनापुर भाई यहीं पर है। यमुना नदी दिल्ली के बीच से होकर बहती है, यमुना नगर, याद रखेंगे, यमुना नदी, सॉरी यमुना नगर नहीं। यहाँ की जलवायु विषम है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर थोड़ा स्थित है ना, इस वजह से। जुलाई में यहाँ मानसूनी हवाएं वर्ष भर चलती रहती हैं, मतलब वर्षा होती हैं, मानसूनी हवाओं से वर्षा होता है। और यहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कि जब गर्मी पड़ता है तो गर्म हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान का इलाका राजस्थान से बहुत ज़्यादा पास में है, और जिससे हमारे की बहुत ज़्यादा हानि होती है, जान माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है तथा थोड़ी बहुत वर्षा सर्दियों में भी होती है। वर्षा में यहाँ यमुना नदी से बाढ़ का खतरा बना रहता है। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, यह सब ऐतिहासिक भवन भी स्थित है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दिल्ली में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, कमल मंदिर, नेहरू तारा मंडल, जंतर मंतर, है ना, अक्षरधाम मंदिर और चिड़ियाघर दर्शनीय स्थल हैं। तो याद रखना, जंतर मंतर वही भाई जहाँ पर हम जैसे युवा लोग प्रदर्शन करते हैं किसी चीज़ को लेके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट भी यहीं पर स्थित है। यहाँ अन्य महापुरुषों की समाधियाँ भी हैं। यहीं पर गुरुद्वारा बंगला साहिब भी स्थित है। बच्चे बाल भवन और डॉल म्यूजियम देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। दिल्ली एक औद्योगिक नगर भी है। यहाँ बिजली के उपकरण, सिलाई मशीनें, पंखे, सूती वस्त्र तथा हौजरी की वस्तुएं बनाने के कारखाने हैं। यहाँ अनेक वस्तुओं के वितरण केंद्र भी हैं। ठीक है, वितरण केंद्र है भाई। दिल्ली को लघु भारत भी कहा जाता है भाई, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ सभी प्रांतों व धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं भाई, समझ सकते हो। यहाँ सभी त्यौहार व राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 26 जनवरी के परेड देखने के लिए यहाँ देश विदेश से लोग भी आते हैं, जाहिर सी बात है भाई। चलिए आ जाते हैं आगे। बहुत ही कम समय अब हम लोग का ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा लगभग 1.5 घंटे भी नहीं जाएगा, बस साथ बने रहिए। मुंबई के बारे में पढ़ते हैं भैया। मुंबई देखिए, इसी तरह जैसे अलग अलग आप शहर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही जब नेक्स्ट 4th क्लास का पढ़ोगे ना, तो उसमें हर एक चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस आसानी से पढ़ते रहिए, जो आसान किया गया है आपके लिए, तो आप बस पढ़ते रहिए, इसका लाभ उठाइए। मुंबई भारत का दूसरा प्रसिद्ध महानगर है। यह महानगर समुद्र तट पर स्थित है तथा महाराष्ट्र की राजधानी है। इसे फिल्म उद्योग भी केंद्र कहा जाता है। वर्तमान में इस फिल्म नगरी को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध यानी मुंबई प्रसिद्ध पत्तन भी है, आपको पता होना चाहिए। यह एक प्रसिद्ध पत्तन है, मतलब द्वीप है, द्वीपी देश है। यहाँ विदेशों से आए जहाज़ों से माल उतारा तथा भेजा जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसी नगर में रहते हैं भाई, याद रखेंगे, मतलब राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के, याद रखेंगे। मुंबई में मौसम सामान्य रहता है। यहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। इसका कारण होता है साइंटिफिक कारण है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े एक तरह से कह लीजिए कि नदी, मतलब एक तरह महासागर है, महासागरों के पास में स्थित है। यहाँ वर्ष भर मौसम सुहावना बना रहता है। समुद्र तट होने के कारण यहाँ वर्षा खूब होती है। मुंबई के औद्योगिक नगर भी कहे जाते हैं, याद रखेंगे। मुंबई एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक राजधानी है भारत का। यहाँ सूती वस्त्र, दवाइयाँ, रबड़, पेंसिल, खाद्य तेलों के कारखाने बहुत जाते हैं। मुंबई भारत का मुख्य फिल्म निर्माण केंद्र भी है। यहाँ अनेक स्टूडियो हैं जिनमें फिल्म बनाए जाते हैं। मुंबई के समीप ही बॉम्बे बॉम्बे हाई में समुद्र के पेंदे से तेल भी निकाला जाता है भाई, आपको पता होना चाहिए। असम में स्थित है आपका डिगबोई, जहाँ से भी तेल निकाला जाता है, वहाँ सबसे पुराना है। और मुंबई से भी निकाला जाता है, मुंबई हाई से। यहाँ तेल शोधक कारखाने बहुत ज़्यादा स्थित हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जहाँ निरंतर अनुसंधान किए जाते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जैसा आपको पता है। मुंबई और नहावा सेवा महाराष्ट्र में ही स्थित है, दोनों यह पत्तन है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जहाँ से एक तरह से सीप हो गया, जहाज हो गए, बेड़े हो गए, यह भारत से दूसरे देश में जाते हैं। मुंबई एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने फिरने आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे स्थित है, जुहू बीच यहीं पे स्थित है, चौपाटी यहाँ पे स्थित है, मेरीन ड्राइव यहाँ पे स्थित है, नरीमन पॉइंट यहाँ पे स्थित है। बहुत मस्त है ना भाई नरीमन पॉइंट, हमने देखा है, मतलब कि इस तरह से नहीं, जाकर नहीं भाई, है ना, फैमिली मेम्बर जाते रहते हैं तो पता चलता रहता है। हम तो तब घूमेंगे जब,
समझ रहे हो भाई, कुछ हो जाए थोड़ा सा सेटिंग वगैरह। समुद्र तट पर स्थित सुंदर स्थल है भाई। समुद्र तट जो होता है एक तरह से कहा जाता है सुंदर तो होता ही है। अब गोवा वाला बीच, गाना भी सुने हैं आप, तो गोवा वाले बीच से ज़्यादा सुंदर यहाँ पे चीज़ें हमको नज़ारे दिखते हैं। गोवा वाला बीच छोटा राज्य, इस वजह से लोग वहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे कास्ट कम है। इसके अलावा आर्ट गैलरी, मछली घर भाई, ये सब एक दिन जाओ पूरा घूम के आओ। कमला नेहरू पार्क और मालाबार हिल देखने योग्य है। एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते रहते हैं और यही व्यवसाय का एक केंद्र बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि लोग आएंगे तो लोग वहाँ पे मतलब स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ बेचने चले जाते हैं, है ना, तो जिससे कि वहाँ के एक तरह से लाभान्वित होते हैं वहाँ पे जाके, और व्यवसाय का केंद्र बन जाता है, एक वो हब बन जाता है, और जिससे कि भारत में जो बेरोजगारी होती है थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे, और इस वजह से मुंबई में लोग अमीर होते हैं। और कहा जाता है भाई कुछ भी जाके वहाँ बेचने लगो, छोला फुल्की, आ जाओ 4-5 जगह ज़मीन ले लो भाई बस तरीके से, है ना। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस से मनाया जाता है, आपको पता है, गणपति बप्पा मोरया, है ना। यह मुंबई में बड़ी धूमधाम से यह मनाने का शुरुआत किसने किया था, बता सकता है कोई? बता सकते हो, बताइए। हमारे कौन से नेता हैं जो यह शुरुआत किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किया था क्या? यह मुंबई में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, बाद में मूर्तियों को सागर के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ भी देश के हर प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का प्रेम भाव दर्शनीय है। मुंबई में भारत के सभी प्रांतों के लोग निवास करते हैं, अतः सभी की भाषा जो होती है, खान पान जो होती है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं। फिर भी यहाँ मराठी प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। याद रखेंगे भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है, मराठी कहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है? महाराष्ट्र में। बड़ा पाव यहाँ का भेलपूरी हो गया, काफ़ी फेमस है, तो याद रखना चाव से यहाँ के लोग खाते हैं। बड़ा पाव भेलपूरी पूछा जा सकता है कहाँ पे बहुत फेमस है, तो मुंबई में। तो ये चीज़ें आप करिए इसको। चलिए आ जाते हैं भाई, बहुत कम ही पेज बचा है, हम लोग कोलकाता के बारे में करते हैं, महानगर के बारे में पढ़ रहे हैं भाई इस समय। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण में हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी एक प्रकार का गंगा का नदी ही है, गंगा नदी ही है। जो गंगा नदी का विस्तार है लगभग 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। जब वो निकलती गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में, अरे बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तब तक वो 2510 किलोमीटर तो चलती है और 15 किलोमीटर चली जाती है, हुगली नदी बना देती है। हुगली नदी कोलकाता का एक बंदरगाह है ना, याद रखेंगे, मतलब मतलब कि पश्चिम बंगाल का एक बंदरगाह है हुगली। और हुगली नदी कह लीजिए, हुगली नदी से होते हुए कोलकाता बंदरगाह से भी माल ढुलाई होते रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कभी समझाएंगे हम विस्तार से इसको, इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं विस्तार से, आगे पूरा ज्योग्राफी हमने भरपूर तरीके से पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण में हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल कोलकाता में ही रहते हैं। इस नगर में अनेक सरकारी कार्यालय भी हैं। कोलकाता में वर्षा बहुत होती है क्योंकि भाई नदी तटीय इलाका है, इसके बाद क्योंकि महासागर से सटा हुआ है, इस वजह से मौसम सामान्य रहता है। यहाँ हल्की सर्दी पड़ती है। कोलकाता में भूमिगत रेल चलाई जाती है। यहाँ मतलब कि भूमिगत रेल का मतलब एक तरह से वाटर के नीचे, मतलब जिसे क्या कहा जाता है बताओ? वाटर मेट्रो के नाम से जाना जाता है, मेट्रो रेल जिसे कहते हैं। अभी तो बुलेट ट्रेन भी आने वाला है, सबसे पहले आपका जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में चलेगा, फिर उसके बाद कोलकाता में, इस तरह की बातें हो रही हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ ट्राम भी चलाई जाती हैं। कोलकाता पूर्वी भारत का प्रमुख पत्तन है। यहाँ यह पत्तन हुगली नदी द्वारा समुद्र से जोड़ दिया गया है। हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल इस महानगर का प्रमुख आकर्षण है। कोलकाता पर्यटन का केंद्र भी है। यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ जुटी रहती है। यहाँ के मुख्य आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, बिरला मंदिर हो गया, अजायब घर हो गया। भैया ऐसा पूछा जाएगा आपसे, नेशनल लाइब्रेरी, रविंद्र सरोवर, बैटेनियल गार्डन, है ना, बैटनिकल गार्डन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, है ना, मार्बल पैलेस, ये सब हैं यहाँ पर। म्यूजियम है सबके सब, मतलब समझ रहे हो ना। इंडियन म्यूजियम हो गया, फोर्ट विलियम आपका हो गया। फोर्ट विलियम बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, मतलब कि पश्चिम बंगाल में। यह सारी चीज़ें। चलिए, कोलकाता एक औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र, जूट का सामान, रासायनिक वस्तुएं आदि बनाई जाती हैं। जूट उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है, क्योंकि जूट से जो सूती वस्त्र वगैरह बनते हैं ना, ये सारी चीज़ें, तो वस्त्र का ज़्यादा यहाँ पर, मतलब जूट काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। जनसंख्या के दृष्टि से कोलकाता भारत का सबसे बड़ा महानगर है भैया, अब हो गया है। पहले अब इस समय क्या है, सबसे बड़ा महानगर जनसंख्या के दृष्टि से आपका मुंबई है, याद रखना। यहाँ भी देश के कोने कोने से लोग आकर रहते हैं। कोलकाता में बंगला भाषा बोली जाती है। चावल और मछली यहाँ का प्रिय भोजन है भाई, याद रखना। कोलकाता वासी दुर्गा पूजा के त्यौहार, मतलब दुर्गा पूजा यहाँ का फेमस पूजा है ना, जो कि धूमधाम से मनाया जाता है। यही इसी का देखिए देखा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसमें आप कहते हो दुर्गा मतलब अष्टमी होता है, फिर इसके बाद नौमी होता है, फिर दसवीं होता है। दसवीं में आप दशहरा मना देते हो, रावण को उड़ा देते हो उसी समय। नवरात्रों भाई हमारे यहाँ तो रावण बम से उड़ता है, उसमें बम तो थे ही नहीं, उसको बैठाया जाता है और बड़ा सा बनाया जाता है, उसके मतलब समझ रहे हो ना, पिछवाड़े के पास बम लगाया जाता है, बड़ा वाला अड़ू बम,
समझ रहे हो, इतनी भयंकर रूप से उड़ता है ससुरा, मतलब कि कितने रावण उड़ जाते हैं। अगर असली वाला रावण रहता तो उससे जैसा कितने रावण उड़ जाते इस समय अगर होते तो, है ना। समझ, राम जी के तीर की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे, बम से ही उड़ जाते वो सब। नवरात्रों में दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा की सुंदर मूर्तियाँ सजाई जाती हैं, और हमारे राम जी, है ना, शोभा यात्रा निकाली जाती है हमारे राम जी का। बहुत ही दर्शनीय, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, सोच लो ना, मस्त लगता है कितना। त्यौहार के अंत में मूर्तियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हमको देख कर आनंद आता है प्रभु श्री राम के दर्शन, है ना, बड़े सौभाग्य से होते हैं। चलिए, चलो आ जाओ भाई, इस चीज़ को आप देख सकते हो, पूरा करिए इसको यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 16वें चैप्टर पर, चेन्नई। भाई ये बड़े औद्योगिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए चेन्नई के बारे में देख लेते हैं। चेन्नई भारत का प्रमुख चौथा महानगर है। समुद्र तट पर बसा यह महानगर तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। यह भारत की प्रसिद्ध पत्तन भी है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल इसी नगर में रहते हैं। यह सरकारी कार्यालयों का केंद्र भी है। आपको पता होना चाहिए, चेन्नई से ही सभी ऊंचाई, भारत में जितने भी ऊंचाई हैं, जितने भी हाइट है, सब कुछ चेन्नई के स्तर से ही मापा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, फैक्ट है। चेन्नई की जलवायु सम एवं तर है। इसके बाद समुद्र के कारण यहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है, न अधिक सर्दी पड़ पाती है। पसीना अधिक आने के कारण यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। यहाँ वर्षा प्रायः 12 महीने होते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल भी है। चेन्नई का समुद्र तट भारत में सबसे लंबा है। पहले इसे मद्रास कहते थे, लेकिन भाई पहले मद्रास कहते थे, याद रखना, इसी को मद्रास से चेन्नई कहा जाने लगा। लेकिन अब इसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। यह तमिलनाडु का कैपिटल है। पुलिकट झील हो गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील याद रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिकट झील। नेशनल आर्ट गैलरी, सेंथोम कैथीड्रल चर्च, कापलेश्वर तथा पारथ सारथी के मंदिर यहीं पे स्थित हैं। वीजीपी गोल्डन बीच यहाँ तक की मुख्य आकर्षण है, यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। याद रखेंगे, यहाँ झूलने के झूले तथा बच्चों की छोटी रेलगाड़ी भी स्थित है, मतलब भी हैं। चेन्नई का मेरीना बीच याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना गिरजाघर और अनेक सुंदर मंदिर देखने योग्य हैं। चेन्नई के संग्रहालय में वस्तुओं की अद्भुत संग्रह देखा जा सकता है। चलिए भाई, गिरजाघर देख सकते हैं आप, है ना, ये सारी चीज़ें। चेन्नई में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। आपको पता है चेन्नई हापुड़, मतलब क्या नाम है उसका यार, देखो थोड़ा सा हेडक्वार्टर का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, तो हमको बताते। भाई कन्याकुमारी देख रहे हो ना, तो इस तरह से है। देखो नाम थोड़ा सा मुझे स्किप कर रहा है। हेडक्वार्टर आपका रेलवे का विशाखापट्टनम है 18वां, और इस तरह से है यार, देखो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, चेन्नई करके है। चेन्नई कोच, हाँ चेन्नई कोच, तो यहीं पर बनता है। चेन्नई कोच करके कारखाना है, वहीं पे बनाए जाते हैं रेलवे के डिब्बे। जैसे हमारे बनारस में DLW है, तो वहाँ पे बनते हैं रेल के, जैसे कि इंजन वगैरह हो गए, है ना, ये सारे स्टेयरिंग्स वगैरह हो गए, ये सब बनते हैं यहाँ पे। सूती वस्त्र और तेल शोधक कारखाने भी यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ मछली उद्योग बड़ा विकसित होता है, और बहुत बड़े उद्योग यहाँ पर हैं। यहाँ मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं, और पूरे भारत में, पूरे विदेशों में सप्लाई होता है। लोग दूर समुद्रों में मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ पे, है ना। चेन्नई में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, याद रखना, पोंगल त्यौहार, जो कि यह त्यौहार जो होता है फसल कटाई के समय मनाया जाता है वहाँ पे, है ना। और यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। संगीत और नृत्य यहाँ के लोग करते हैं शौक से, और भरतनाट्यम नृत्य संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम भी इसी जगह का है भाई। चेन्नई में अधिकतर लोग तमिल भाषा बोलते हैं, याद रखना, तमिल भाषा बोला जाता है। यहाँ के निवासी तमिल कहलाते हैं। चेन्नई में भी तमिलों की संख्या अधिक है, परंतु अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ बड़े प्यार से रहते हैं। चावल, सांभर और दही यहाँ की लोगों की प्रमुख भोजन है। इडली, डोसा और उपमा भी चेन्नई वासी बड़े चाव से खाते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं, ये सब आपको करना है। 17 आदि मानव। भाई आदि मानव के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा आदि मानव कहाँ पाए जाते हैं भाई? मध्य प्रदेश में। पृथ्वी पर मानव का जन्म लगभग हजारों वर्ष पहले हुआ था। वह मानव आदि मानव कहलाया। उस समय का मानव बंदर के समान रहता था। वह बंदर बंदर के समान चलता भी था। वह अपने हाथों का प्रयोग फल तोड़ने का तथा शिकार करने के लिए करता था, है ना। ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप इसको। आदि मानव जंगलों में रहता था। वह खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। वह फूल, फल तथा कच्चा मांस खाता था। आदि मानव ने पत्थरों को नुकीला बनाकर उसका हथियार बना रखा था। जब वह कोई जानवर देखता तो उस पर पत्थर के हथियार से हमला कर देता था, और उसके मर जाने पर उसका मांस कच्चा ही खा जाता था, है ना। पहले के लोग ऐसे करते थे। बड़े जानवरों को मारने के लिए वह भाला तथा लाठियों का भी प्रयोग करता था। भाई ये मत समझना, हो सकता है आपके भी मतलब पूर्वज ऐसे रहे हों। हमारे सभी के पूर्वज, पहले कुछ नहीं होता था यार, मानव हो तो मानव हो बस। तुम्हारे अंदर भी ब्लड है, हमारे अंदर भी ब्लड है,
यह जो सिस्टम चला है ना कास्ट का, ससुरा बहुत खराब है यार, है ना। सच बताएं, इसका एक तरह से कहीं ना कहीं विनाश होना निश्चित है। बस इसी वजह से पूरी पृथ्वी का विनाश होना निश्चित है, पूरे मानव जाति में। धीरे धीरे आदि मानव ने बैलों और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लताएं से रस्सी बनाना शुरू कर दिया। मछली पकड़कर कच्ची ही खाने लगे, है ना। वह जानवरों की खाल अपने शरीर पर लपेट कर रहने लगे, है ना। इस तरह से पेड़ पत्ते के पौधे जो पेड़ों के पौधे मतलब पत्ते होते थे जो बहुत बड़े बड़े होते, उसको लपेटने लगे, केला के पत्ते लपेटने लगे। तो आदि मानव प्रायः युग्मों में नदी के किनारे पर ही रहना पसंद करता था, क्योंकि उसे वहाँ भोजन और पानी आसानी से पर्याप्त हो जाता था। जैसे आज देख लो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी इलाका, है ना, यहाँ पे रहने योग्य जगह है, जहाँ के लोग अच्छे तरीके से पानी भी पा सकते हैं, खाना पीना पा सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, और बहुत ही प्लेन एरिया है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे ढंग से रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मौसम परिवर्तन भी यहाँ पे नहीं होते हैं, सारे मौसम आते हैं, है ना, यह सारी चीज़ें। तो वह नदी के किनारे इस वजह से रहते थे कि वहाँ पे आसानी से उसको सब कुछ मिल जाए। यहाँ देखिए, यह चीज़ पढ़ लेना भाई। यह माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति आदि मानव से ही हुआ है, याद रखेंगे ना। यह स्वनिर्मित हथियारों से हमला कर उन्हें मार डालते थे, और इस प्रकार वह अपने लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। आ जाइए नेक्स्ट पे, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार भैया देख लीजिए। आदि मानव ने पेड़ पौधों को बड़े होते हुए देखा। उनके पके बिखरे बीजों को उसने चख कर वह खा कर देखा। स्वादिष्ट लगने पर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन दिनों को उगा कर देखें, है ना, मतलब इसको उगा कर भी देखा जाए, जो बीज को उगा कर देखा जाए। उसने पत्थरों के औजारों से भूमि को खोदकर उसमें दाने बोए, है ना। बाद में उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि दानों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे तथा उन पर फिर दाने आ गए। इस प्रकार आदि मानव ने पौधों उगाना सीख लिया। मतलब खेती करना कहाँ से हुआ था शुरुआत भैया, याद करना, पाषाण काल से हुआ था, जहाँ पर पहिए के आविष्कार हुए। ठीक है ना। आगे देखिए, पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, उसमें पत्थर से सारे काम होते थे, है ना। पहिए का आविष्कार इसी समय होता है। समय के साथ साथ आदि मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। उसने पशु भी पालना शुरू कर दिया, उसके दूध मतलब मांस, इस तरह सारी चीज़ें करने लगे। कुत्ते, सबसे पहले पशु कौन सा था, कुत्ता पाले थे। अब कुत्ता सुरक्षा तथा शिकार में उसकी सहायता करता था। धीरे धीरे आदि मानव ने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट आदि पालना शुरू कर दिया। इन पशुओं से उन्हें दूध, मांस, चमड़ा, कृषि के कार्य आने जाने तथा सामान ढुलाने में मदद मिलने लगी। कृषि तथा पशुपालन के कारण आदि मानव अपने खेतों पर ही अस्थायी रूप से निवास करने लगा था। अब उसको घूम घूम कर घुमक्कड़ी जीवन नहीं बिताना था। वो लकड़ी, घास फूस तथा पत्थर आदि से एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। इन झोपड़ियों ने बस्तियों का जन्म दिया। ये बस्तियां नदियों के निकट बनाई जाती थी, याद रखना भाई, यहीं से स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता, और बहुत सारी सभ्यताएं हैं, चीन की सभ्यता है, ये सारी चीज़ें नदियों के किनारे ही मिलती हैं। इसी वजह से आदि मानव ने नदी के पानी में लकड़ी के तने तैरते हुए देखे। वे तैरते हुए दूर दूर तक चले जाते थे। इसी वजह से ये मतलब लकड़ियाँ चली जाती थी तैरकर, तो उन्हें लगता था वे इन तनों के सहारे दूर दूर तक जा सकते हैं। बहुत से तनों को एकत्र करके वह जोड़कर उन्होंने रैफ्ट बनाना शुरू किया। मतलब इस तरह से नाव की तरह बनाना शुरू किए, नाव की तरह इस तरह बनाना शुरू किए। ठीक है ना, बनाना सीख लिया। अब ये पानी में दूर दूर तक यात्रा करने लगे। वाह भाई वाह, क्या दिमाग है, इसे कहते हैं मानव। भाई आज हम लोग हैं, देख लो, कुछ नहीं कर पाते हैं, घर पे बैठ के बस पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त तरीके से जो भी करना है सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, है ना। आदि मानव ने देखा कि पेड़ के गोल तने पहाड़ी से जमीन पर लौटते हुए दूर तक चले जाते थे। धीरे धीरे उसने लकड़ी के तनों को काटकर पहिए बनाना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, इस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे वह उसमें सुधार करता रहा। पहिए की खोज ने मानव जीवन को बदल दिया भाई, बिल्कुल बदल दिया। देखो दूर दूर चीज़ें आने जाने लगा, बैलगाड़ी बना, इस तरह से आप देखो धीरे धीरे कितनी चार्जे साधन बन चुके हैं। अब तो हर घर में एक तो मोटरसाइकिल, एक तो 4 व्हीलर होगा, निश्चित होगा। उसने पहिए की सहायता से कुम्हार का चाक बनाया, वह मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। आज भी हम देखते हैं कि कुम्हार चाक से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता है। धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर मजबूत बनाया जाने लगा। तो इस तरह से वह पका हुआ मांस भी खाने लगा। देख रहे हो ना किस प्रकार से मानव अपने रहन सहन के स्तर को सुधारने लगा। नित्य नई नई खोजें करता था, और फिर उसने पहिए का सहायता से चलने वाली गाड़ी भी बनाया। आगे चलकर उसने पशु गाड़ी बना दिया, है ना। दूर दूर तक यात्रा करने लगे। आदि मानव का जीवन बदल गया था।
समय के साथ साथ नई नई खोजें होती रहीं। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहा। अब आज देखो मानव कहाँ तक पहुँच गया है। अपने पूर्वजों के ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़े हैं और इस सारे ज्ञान को हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो, विकास हो रहा है, तो सही भैया, चलो इसको करिएगा आप सभी लोग। सभी को करना है भाई इसको। आ जाते हैं आग का आविष्कार भाई। अभी आपने देखा पत्थर का आविष्कार, अब आग का आविष्कार देख लीजिए। पूरा पाषाण काल में होता है आग का आविष्कार, और पाषाण काल में होता है पहिए का आविष्कार। पहले पहिए का आविष्कार होता है, फिर आग का आविष्कार होता है। आग की खोज दुर्घटनावश हुई। हथियार बनाते समय जब पत्थरों के रगड़ से चिंगारी निकलती थी तो आग का खोज हो गया भैया। यहाँ पर देख रहे हो ना। अब यहाँ से वो लोग पके हुए मांस, पके हुए भोजन, ये सब करने लगे। गर्मी के कारण जंगलों में आग लग जाती थी। आदि मानव ने देखा कि आग लग जाने से जंगली जानवर जो होते डर जाते थे। पाषाण काल के खत्म होने तक आदि मानव ने आग की खोज कर ली थी। जब पाषाण काल खत्म होने वाला था, पूर्व पाषाण काल आ गया था, उसके पहले पहले वो आग की खोज कर लिए थे। आदि मानव आग का प्रयोग जंगली जानवरों को डराने तथा अपने सुरक्षा बनाए रखने के लिए करने लगा था। वह दो पत्थरों को आपस में घिसकर चिंगारी निकाल लेता था। चिंगारियों से वह सूखे पत्तों की मदद से आग बना लेता था। उसके बाद उसमें ठंड से भी बच जाता था। मतलब कि भुने हुए भोजन भी कर लेता था। मांस वगैरह भून कर खाता था, टेस्टी आता था। इस वजह से वो धीरे धीरे अंधेरों को भी दूर करने लगा, उससे पढ़ाई करने लगा, मतलब हर चीज़ें, मतलब एक तरह से अपना जो रात में भी काम करने लगा उस आग की मदद से। उसे बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुआ, है ना। तो चलिए आगे आ जाते हैं। आदि मानव कच्चे मांस जो होते थे उसे पहले वैसे ही खा जाता था, मतलब मांस होता था कच्चे ही खा जाते थे। अब उसको पका कर खाने लगे। स्वादिष्ट लगने लगा, मुलायम लगने लगा, उन्हें अच्छा लगने लगा। भूनकर फिर वह खाना शुरू कर दिए। बांस की लकड़ियों को, मतलब कि कुछ समय बाद आदि मानव ने बांस की लकड़ियों की रगड़ से भी आग जलाना शुरू कर दिया, है ना। जब आदि मानव का जीवन भयमुक्त तथा अच्छा हो गया था, धीरे धीरे उसने आग के और भी उपयोग सीख लिए थे। मतलब बहुत सारे उपयोग वो सीखते चले गए। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें रहीं। अब यहाँ से आपका शायद टेस्ट आ जाए। अच्छा, एक और है महान भारतीय शासक। चलिए भाई, महान भारतीय शासक की बात करते हैं। सम्राट अशोक, आपको पता होगा इनका नाम अशोक मौर्य था। ये किसके बेटे थे? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आते हैं पहले चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बाद कौन आता है भाई? अशोक ही आते हैं, अशोक आते हैं। तो याद रखना, एक क्रम है, आपको पता होना चाहिए। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व मगध में महाराजा अशोक राज्य करते थे। अशोक के बनवाए हुए शिलालेखों और लाटों से पता चलता है कि वे कितने वीर और कठोर शासक थे तथा बाद में कितने धर्मप्रिय, दयालु और सौम्यता की मूर्ति बने। और यह एक तरह से कह लीजिए बौद्ध धर्म को मतलब अपना लेते हैं। उनके शासनकाल में कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, याद रखना। और उस कलिंग के युद्ध से बहुत ज़्यादा रक्तपात होते हैं, नरसंहार होता है। उनसे द्रवित होकर यह क्या करते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। या फिर ये इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि भैया बौद्ध धर्म स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों को उसमें बुलाने लगे। इसमें क्योंकि कह लीजिए कि जो एक तरह से लूटपाट हो गया है ना, इन सब का विरोध किया गया था। लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करना, दयालुता का प्रभाव करने लगे, मतलब कि एक तरह से यह सारे सब काम ये करने लगे। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ में स्थित है, अशोक स्तंभ, वहाँ पर भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। ये चीज़ें याद रखेंगे। और कई सारे शिलालेख भी इनके नाम से हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का तीसरा शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरा नहीं, पहला कौन था भैया? चंद्रगुप्त वंश के, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे द्वितीय भी कहा जाता है ना। अशोक दूसरा रहता है और यह तीसरा है। इसके पहले कौन रहता है? अशोक के पहले बताना जरा। बिंदुसार रहता है क्या? गुप्त वंश का तीसरा शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। वह अशोक की मृत्यु के लगभग 600 वर्ष पश्चात मगध का राजा हुआ। वह 380 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। गुप्त शासक काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सारे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा और एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके शासनकाल में कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, मूर्तिकला में भारी उन्नति हुई। अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी बनाए गए, जो कि कहाँ पे स्थित है भैया? बताना, महाराष्ट्र में स्थित है ना। इसके बाद दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ, नालंदा में बुद्ध की तांबे की मूर्ति हो गया। गुप्त काल की कला की साक्षी है, यानी ये सारी चीज़ें बताया जा सकता है गुप्त काल में ही बनाया गया था। गुप्त काल में जो आपके कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के भी चले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फायान नामक एक प्रसिद्ध यात्री, चीनी यात्री जो था, जो कि भारत में आया था, याद रखना भाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी फायान नाम का यात्री जो कि चीनी यात्री था, भारत में आया था। बहुत बार पूछा गया है भाई, है ना। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? बता सकते हो? बताना,
उसने लिखा कि देश में हर स्थान पर सुख समृद्धि थी, प्रजा को सब सुख सुविधाएं प्राप्त थी, व्यापार और वाणिज्य बहुत व्यापक था, लोग विविध कलाओं और उद्योगों में दक्ष होते धीरे धीरे होते हो रहे थे और थे भी। चंद्रगुप्त ने सिक्के भी चलवाए जिन पर विक्रमादित्य खुदा हुआ था, मतलब छपा हुआ था, जैसे आज गांधी जी छपे हुए हैं। अब हर्षवर्धन का काल आ जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। उस समय पंजाब में थानेश्वर नामक एक राज्य था। हर्षवर्धन छोटी आयु में ही उसके राजा बन गए थे। हर्षवर्धन वीर प्रतापी और उदार हृदय वाले थे। हर्षवर्धन की महानता उनके शांतिमय कार्य में छिपी हुई थी। हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भारत आया, इनका नाम था वेनसोंग, याद रखना, वेनसोंग। हर्षवर्धन के समय, फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का ट्रिक है। हर्षवर्धन, वेनसोंग, ह से स्टार्ट होता है दोनों, और वेनसोंग जो है यहाँ पर देखिए, सॉरी फाइयान जो है एफ से स्टार्ट होता है। तो आप बता देंगे चंद्रगुप्त के समय, विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। इसके बाद वेनसोंग ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है कि हर्षवर्धन एक योग्य, दयालु और बहादुर शासक था। वह अपनी प्रजा की स्थिति के बारे में स्वयं घूम घूम कर जानकारी प्राप्त करता था। भाई ऐसा न लिखते तो ये बचते क्या, बताओ जरा। बचते भाई, और राजा थे, कहानी खत्म कर देते। आज प्रधानमंत्री जी के बारे में, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन अंदरूनी कोई भी कुछ कह देता है तो देखो कितनी तगड़े रूप में कार्रवाई होती है। तो ऐसे ही इनके ऊपर भी अगर उसमें कोई कह देता, अगर ना भी कहते तो इनकी हिम्मत थी कि न कहें, कुछ अच्छाई न बतलाएं इनकी। तो भाई देख सकते हो यह चीज़ें इतिहास से ही शुरू हुई हैं। हर्षवर्धन बड़ा विद्वान कवि और साहित्यकार था, क्योंकि हम आप तो जानते नहीं हैं भाई, अब तो जो इतिहासकार ने लिख दिया है उसको पढ़ना है हमें। बाणभट्ट नामक संस्कृत का महान कवि उसकी सभा में पंडित था। पंडित का मतलब कास्ट नहीं समझेंगे, पंडित कुछ कास्ट नहीं। आज मानो जो कास्ट लेके घूमता है ना, ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं है। आज किस कास्ट की बात करो, कोई कास्ट शुद्ध नहीं है, इतना याद रखना। बस नाम मात्र का कास्ट है, सबके मन में वही दुविधाएं होती हैं, उसी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हम उच्च बिरादरी हैं, आप निम्न बिरादरी हो, मतलब ये सब सही चीज़ें कुछ नहीं है यार। तुम आज सफल हो जाओ ना, पूजने लग जाएंगे सभी तुमको, समझ रहे हो ना। तो यह चीज़ याद रखना, पंडित एक तरह से पोस्ट है ना। जो पूजा पाठ करा रहा था पंडित बन गया, और वो पंडित बना रहा। आप भी कराने लग जाओ, आप भी पूजे जाओगे, महान बन जाओगे, हिंदू धर्म के बढ़ावा देने लगो, पूजे जाने लग जाओगे। तो इस तरह चीज़ें आपके सामने आएंगी। भलाई के लिए धर्मशालाएं और चिकित्सालय बनवाया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। ये राजपूत राजाओं में पृथ्वीराज चौहान का विशेष स्थान है। वह उत्तरी भारत के शक्तिशाली राज्य का शासक था। वह दिल्ली और अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की इच्छा के विरुद्ध उसकी पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया था। इस कारण जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए गौरी के राजा मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं, कौन निमंत्रण दिया था? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए। याद रखना किसने दिया था? जयचंद। याद रखना यह एक वणिक छत्री था, बनिया छत्री था, और जो कि एक तरह से बुलावा दिया था किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी के पास मतलब कि साहस तो नहीं था इनको हरा सके। आपको पता है 1191 और 1192 में दो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। किसके साथ होती हैं? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। फिर धोखे से 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा, है ना, कह लीजिए। फिर उसके बाद जहर देकर इनको मार दिया जाता है जब कैद किया जाता है। तो मोहम्मद गौरी गौरी ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब को तो जीत लिया, लेकिन वह आगे न बढ़ सका, लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर आक्रमणकारी से टकराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार था। ये युद्ध 1191 में तराई के मैदान की लड़ाई के नाम से जाना गया। तराइन का युद्ध, याद रखना, तराइन का युद्ध हरियाणा में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था भैया? मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, कह लीजिए धोखे से हरा दिया जाता है इनको, है ना, मोहम्मद गौरी द्वारा। क्योंकि भाई जिसको इतनी पटकनियाँ दिया गया है, और वो कैसे जीत सकता है दोबारा आकर भाई? क्योंकि उसको सपोर्ट मिला हुआ, कूटनीति तरीके से जीता, बेईमानी करके जीत लिया, है ना। यह होता है, मतलब उसमें समझ लो जो नमक खाते हैं ना, जैसे कहा जाता है अंग्रेज़ों को बुलावा देने वाले हम ही लोग थे, मंगल पांडे को मरवाने वाले हम ही लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने वाले इलाहाबाद में हम ही लोग थे, क्योंकि हिंदू ही थे, उनके मित्र ही थे, उनके ही लोग थे, भारतीय ही थे। अगर आज भारतीय सपोर्ट करते तो अंग्रेज कब के भाग्य होते हैं, है ना। समझ रहे कि नहीं आप? तो ये सारी चीज़ें रही, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस अभ्यास को करिए भाई। देख लीजिए मेरी उंगली छोटी सी दिख रही है इसमें। चलो आ जाओ, ये आपको PDF मिलेगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, है ना। चलिए, ये आपका टेस्ट है, टेस्ट कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो। कितनी चीज़ें आप कर पा रहे हो बताइएगा। कल स्टार्ट करेंगे भैया। ये देखो सामाजिक एवं पर्यावरण का लास्ट
मतलब पेज है बुक का, ये ख़त्म हो गया। तो चलिए शेयर करिए इजाज़त। तबीयत थोड़ा सा वीक था, फिर भी मैंने वीडियो करा क्योंकि कई दिनों से नहीं आ रहा था। फिर देखिए अब कितने दिन, 2-3 दिन बाद ही आएगा हो सकता है, लेकिन पूरा कराऊंगा। और वादा करता हूँ आप सभी से, बिल्कुल मिनिमम कास्ट में आपको यह चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब कम से कम, जिसमें जितने में आप समझ लो कि 5-6 कप चाय पी लेते हो ना, उतने में। तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम आपको कुछ दिन में बता देते हैं, सेहत सही हो जाए। तो मैथ का खत्म हो चुका है, मैथ वाला आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी देख लीजिए। कल आएगा, अगर सेहत सही रहा तो 4th का मैं करा दूंगा पूरा का पूरा। धन्यवाद, इसे शेयर करिए और 1-2 बार रिवीजन भी करिएगा। नमस्कार।